हमारे पास रोज होंगी, रोज। इनको हम लोग प्यार से क्या बुलाएंगे? पीरियड्स। क्या बोलेंगे? बोलो। तो भैया रोज को बुलाया गया पीरियड्स, तो हमने रोज को यहाँ पे क्या बोला? जल्दी बोलो। पीरियड्स। तो बाबा के टेबल में हमारे पास टोटल कितने पीरियड्स थे? The answer is 7। कितने पीरियड्स थे? 7। और जो कॉलम्स है, कॉलम्स, बाबा ने इनको बोला ग्रुप। क्या बोला? बोलो ग्रुप। सुनते हैं ध्यान से कि जो कॉलम्स थे, कॉलम्स को प्यार से बुलाया गया ग्रुप्स। तो बाबा के पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स थे? 18। बाबा वाले में बाबा वाले में भाई कितने थे? 8। कितने? 8। हाँ, लेकिन बाबा के पीरियोडिक टेबल में ग्रुप है 9। 0 से 9। कहां से कहां? सुनना बातों को ध्यान से। 0 से 9 में जो 0 ग्रुप था ये बाद में ऐड हुआ था। बाबा ने ऐड किया था कितना? 1 से लेके 0 to 8 होगा ना? हाँ, 0 to 8 में टोटल 9 ग्रुप्स हो गए। तो बाबा ने कहां से खत्म किया था? 1 से लेके 8 तक। 0 ग्रुप बाद में ऐड किया गया। बात समझ में आ रही है? तो 0 और 1 से लेके 8 तक, तो टोटल कितने ग्रुप्स हो गए हमारे पास? 9। ठीक है, तो टोटल हमारे पास बाबा के पीरियोडिक टेबल में 9 ग्रुप आते हैं। ये 0 ग्रुप बाद में लोगों ने ऐड किया। जिसने ऐड किया, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, सुनना ध्यान से। मेरी एक बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। आप लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कहां से बनाते हैं? पैकेज से, एलसीए से, एनसीईआरटी, यूनिवर्सिटी। चलिए मैं थोड़ी सा बात करना चाहूंगा, थोड़ा सा एक चीज जरूरी, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाना चालू किया है। अगर मैं आपसे एक जनरल सवाल पूछूं कि एक बच्चे को एक चैप्टर पे लगभग कितने सवाल बनाने चाहिए? 400, 500, 1000। टोटल 32 चैप्टर है केमिस्ट्री में। अभी तो नया पढ़ना ही चालू किया है। चैप्टर कितने हैं? 32। और यहाँ पे फिफ्टी में ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट होता है। मतलब हर 4-5 क्लास में एक चैप्टर खत्म, लगभग ये चल रहा है। हर 5 क्लास में एक चैप्टर हमारा खत्म होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं जो चीज आपको पढ़ा रहा हूं इसमें कितनी चीज काम की है, कितनी चीज बेकार की है, या क्या पता मैं उस लेवल तक पढ़ा ही नहीं रहा हूं आप लोगों को, इसको नापने का पैमाना क्या है आपके पास? कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना? PYQ है कि नहीं? ऐसा लगता है कभी आप लोगों को? मानो मैं पढ़ा रहा हूँ, सुन के बड़ा मजा आ रहा है, पर साला कुछ काम का ही नहीं तो क्या फायदा? ऑब्वियस सी बात है कि नहीं? मैं अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं वो हमारे लेवल की है कि नहीं है। इसको नापने का सबसे बेहतर पैमाना क्या है हमारे पास? PYQs, सबसे बेहतर पैमाना। अब मेरा ये मानना है कि एनसीईआरटी जो है ना वो पिछले कई सालों से बदली नहीं गई है, और जब तक बदली भी गई है ना उसका सिलेबस कम ही हुआ है। आप लोग रिसेंट एग्जाम्पल है क्लास 9th और 10th वाले, है कि नहीं? कोरोना आया, सिलेबस आधा कट गया, आधे बच्चे एकदम खाली पहुंचते हैं यहाँ पर। और अब कोरोना चला भी गया है तो भी सिलेबस कटा ही हुआ है। ऐसा नहीं कि वापस से फुल सिलेबस कर दिया गया, अभी भी सिलेबस क्या है? कटा हुआ है सिलेबस। इसका मतलब ये है कि जब जब आंदोलन हुए, जब जब विद्रोह हुआ, तो सिलेबस क्या हुआ? हमेशा काटा गया। तो अभी जो एनसीईआरटी हम फॉलो कर रहे हैं वो एनसीईआरटी लास्ट चेंज हुई थी 2007 में। 2007 से पहले एनसीईआरटी में नॉर्मेलिटी ये सब चीजें भी थी, बट अभी वाली एनसीईआरटी में नॉर्मेलिटी का कहीं पे कोई जिक्र नहीं है, आपने देखा होगा तो। ठीक है, तो 2007 से पहले वाली एनसीईआरटी में था ये सब। तो एक बात खुद सोचो कि 2007 से वो एनसीईआरटी है और सिलेबस एनसीईआरटी का ही होता है, तो 2007 से अब तक लगभग कितने साल हो गए? 15 साल हो गए, 2022। तो 15 साल में तुम्हें ऐसा लगता नहीं कि जेई ने लगभग सारे कंसेप्ट को टच कर लिया होगा? खुद सोचो एक बार कि लगभग 15 साल में उसी 32 चैप्टर से सवाल आने हैं, उसी किताब से सवाल आने हैं, और थोड़ा और पीछे जाए, जेई एडवांस तो इस टाइम जो मार्केट में किताब आती है 45 ईयर्स वाली किताब आती है। तो 45 साल में उस एनसीईआरटी से तुम्हें ऐसा लगता है कभी कि सारे कंसेप्ट तक टच हो चुके होंगे? कभी ऐसी फील आती है कभी? तो एक बात बताओ, अगर सारे कंसेप्ट टच हो चुके होंगे तो अगर मुझे सारे कंसेप्ट कवर करने हैं तो मेरे सबसे अच्छा क्या है? PYQs। एक बात समझिए, मैं किसी किताब को यहाँ पे डिफेम करने के लिए नहीं हूँ, लेकिन मैं किताबों को पहले प्रेफर क्यों नहीं करता हूँ इसका कारण है मेरे पास। कारण क्या मैं बताता हूँ। जैसे अगर हम पढ़ने बैठते हैं तो मेरा ये मानना है कि मुझे एक चैप्टर पे लगभग 150 से 200 सवाल लगाने हैं, क्योंकि
मेरे 4 लेक्चर में केमिस्ट्री का एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिजिक्स का चैप्टर खत्म हो जाएगा और मैथ का भी चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मतलब 4 दिन, मतलब अगर हम 4 दिन यहाँ आते हैं, ठीक है, तो अगर हमारी 2-2 क्लासेस होती हैं तो 2-2 क्लासेस के हिसाब से हमें कितना लेक्चर चाहिए, 4, 8, 12 लेक्चर, 12 लेक्चर मतलब 6 दिन। तो 6 दिन में यहाँ कितने चैप्टर खत्म हो रहे हैं? 3, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का और एक मैथ का। तो 6 दिन में 3 चैप्टर खत्म हो गए और मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको हर चैप्टर से कितने सवाल लगाने हैं? 150 से 200। इसको थोड़ा हाइयर साइड रखते हैं, 200 ही मानते हैं फिलहाल के लिए। मतलब आपसे ये उम्मीद है कि हर 6 दिन होते होते तक आप 200 कितने सवाल लगा चुके होंगे? 600। तो पहली चीज, मुझे नहीं लगता कि आप लोग इस स्पीड से काम कर रहे हैं। पहली चीज तो यही हो गई। समझिए आप प्लान में कहाँ फेल होंगे मैं दिखाना चाहूंगा आपको। अभी हमारे पास क्या है, हमारी एनसीईआरटी किताब है और हमें मान लो किताब केमिस्ट्री एनएमएसटी किताब हमने पकड़ ली। एनएमएसटी किताब में समस्या कुछ नहीं है, समस्या हमारे साथ है। समस्या हमारे साथ क्या है कि उस किताब में मोल कंसेप्ट पर लगभग 400-500 सवाल दे रखे हैं, है ना। जब हम नई नई किताब लेके आते हैं तो हम अपने आप से प्रण लेते हैं कि मैं इस किताब को कवर से कवर तक पूरा सॉल्व करूंगा, इसके हर एक सवाल को लगाऊंगा, मैं फाड़ दूंगा, मैं उखाड़ दूंगा। लेकिन सोचो कि जब सवाल लगाने बैठते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि 50 सवाल करके कि मन उठ गया। अब 50 सवाल करना तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, मुझे नहीं लगता कि 50 सवाल एक सीटिंग में बैठकर करता भी होगा आप में से, बट अगर आप लोग करते भी हैं ऐसा, तो स्टार्टिंग के अंदर 50 सवाल कर लिए। और स्टार्टिंग के 50 सवाल कौन से होंगे? मोलर मास निकालो इसका, मोलर मास निकालो उसका, मोलर मास निकालो इसका, उसका, उसका, इसका। तो स्टार्टिंग के 50 सवाल किसके हो गए? मोलर मास के। आप भी खुश कि हमने 50 सवाल बना लिए। बस 50 सवाल में अपने वैरायटी कितनी कवर की? एक। मतलब उसके अगर आप 400 सवाल पूरे बनाओगे तब जाके उसकी 8 से 10 वैरायटी कवर हो पाएगी, जो उस चैप्टर में 10 वैरायटी से सवाल आते हैं। लेकिन आप 400 सवाल भी लगा नहीं पाओगे। क्योंकि क्यों? क्योंकि अगर मान लो आप 400 सवाल लगाने का आपने प्रण लिया कि भैया मैं तो इस किताब के हर एक सवाल को लगाऊंगा, मैं पूरे 400 सवाल लगाऊंगा ही लगाऊंगा, तो आपको 400 सवाल लगाने में हो सकता है 1 साल भी लग जाए। ये भी सच्चाई है। और हो सकता है कि आप 40 दिन में खत्म करो। चलो मैं ये मान लेता हूं कि आप हर दिन कम से कम 50 सवाल लगा रहे हो, हर दिन 50 सवाल। और ऐसी किताब आपके पास फिजिक्स की भी है, ऐसी कोई किताब आपके पास मैथ की भी है, हर दिन आप 50 सवाल लगा रहे हो, तो 400 सवाल को लगाने में आपको दिन कितना लगे? 8। लेकिन आपका चैप्टर खत्म हो चुका है 6 दिन में, आप 8 दिन में हो। यहाँ मैंने गैसेस चालू कर दिया, मान लो मोल के बाद मोल खत्म होगा, फिर 4 दिन 6 दिन खत्म हो जाएगा। और आप अभी तक मोल अपनी किताब से पूरा, जब आप डेली 50 सवाल लगा रहे हो तब, और आपके गैसेस से कितने सवाल लगे होंगे? आधे लगे होंगे। धीरे धीरे मेरा और आपकी स्पीड का गैप क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। तो मैं पढ़ा रहा हूँ केमिकल बॉन्डिंग और आप अभी लगे हुए होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। सोचो इस चीज को। और तब मैं डाउट लूंगा केमिकल बॉन्डिंग और आप कहां फंसे हुए हो? एटॉमिक में। तो धीरे धीरे हम लोगों का गैप क्या होता जाएगा? बढ़ते जाएगा और फिर आप मुझसे पीछे रह जाओगे। ये समस्या, ये समस्या। और वो समस्या कब है? जब आप पूरे सवाल बैठ के लगा रहे हो तब। और अगर आप सिर्फ स्टार्टिंग के 50-50 सवाल लगा रहे हो तो क्या आप सारी वैरायटी कवर कर रहे हो? नहीं। तो दोनों ही केसेस में आप क्या हो रहे हो? हार रहे हो। दोनों केसेस में आप हार रहे हो, आपकी जीत नहीं है दोनों केसेस में। वही दूसरा बच्चा जिसको पता है मुझे क्या करना है। अब देखो, अगर मैं सोर्सेस की बात करूं तो मैं किन किन सोर्सेस को मैं प्रेफर करता हूं। मैं सबसे पहले प्रेफर करता हूं एनसीईआरटी को, कि एनसीईआरटी के हर एक सवाल को हर एक बच्चे को लगाना चाहिए, बिकॉज एनसीईआरटी से ही कई बार डायरेक्टली सवाल उठ के आते हैं। तो एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज मिला के हर चैप्टर में मोटा मोटा मान लेता हूँ 30 सवाल है। एटॉमिक में तो 67 क्वेश्चन है, अगर मैंने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में तो 67 क्वेश्चन एटॉमिक में, इक्विलिब्रियम में 73 क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। ठीक है, मैं सिर्फ कितने मान रहा हूँ? एवरेज 30, किसी में 30 है, 30 से ऊपर सब में एक तरीके से मान लो। मोल कंसेप्ट में शायद 37 क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, तो 30 सवाल में एवरेज मान रहा हूँ, सबसे कम लोएस्ट 30 सवाल एनसीईआरटी से लगा रहे हो। ठीक है, फिर कभी आपने गलती से नाम सुना होगा, एक चीज होती है उसको बोलते हैं एग्जाम्पलर। हर एनसीईआरटी ही एग्जाम्पलर पब्लिश करती है, तो एग्जाम्पलर में आपको हर चैप्टर में फिर से कितने सवाल मिल जाएंगे। यहाँ पर साइन अटेंडेंस शीट सबका हो गया, ठीक है। मैं भी कर देता हूँ आगे आने के लिए। कलम दिखा भाई। ठीक, ये हो गया। तीसरी चीज मैं प्रेफर करता हूं सबसे पहले नीट के पीवाईक्यूज। क्यों? क्योंकि नीट के पीवाईक्यूज की हमको इज्जत नहीं करते। हमें लगता है कि साला हम तो हाईटी वाले, नीट के तैयारी, हमारे पास तो आईक्यू है, ये तो बिना आईक्यू वाले लोगों का चीज हो गया। बिल्कुल ठीक है,
ऑब्वियसली बात है, इज्जत करनी नहीं चाहिए लोगों को। तो अगर हमें इज्जत नहीं करनी चाहिए इसकी, इसका मतलब इसके सवाल तो हमसे देख के बनने चाहिए। हमने जिस दिन फिटजी में नाम लिखा लिया था उस दिन हमसे नीट के सारे पीवाई के बनने चाहिए थे, है कि नहीं? दिक्कत यह है कि नीट और जेईई मेंस दोनों को कंडक्टिंग बॉडी क्या होता है, ऊपर वाले मार भी नहीं कहता, हम क्या करें? नहीं ध्यान रहा, मारते हैं बिल्कुल, ऊपर वाले से मनवा लेते हैं। ठीक, और बताइए। हाँ, तो नीट के पीवाईक्यूज, क्योंकि जेईई मेंस और नीट की कंडक्टिंग बॉडी क्या है? सेम, एनटीए, सेम ही है। और क्योंकि अब जेईई मेंस में साल में 8-8 बार 16-16 बार मेले की तरह हो रहा है, तो उसका जो पेपर का जो लेवल है वो भी डाइल्यूट हो गया है, समझो ना यार। तो इस चक्कर में हमारे लिए जरूरी है कि नीट के पीवाईक्यूज हम करें हर चैप्टर में। क्यों? क्योंकि नीट के पीवाईक्यूज हमें टाइम का चैलेंज देते हैं, टाइम का चैलेंज। नीट में पेपर में 180 सवाल होते हैं और टाइम भी होता है 3 घंटा, मतलब 180 मिनट, मतलब पर क्वेश्चन आई एम हैविंग ओनली 1 मिनट। जबकि हमारे जेईई में टोटल 70 सवाल आते हैं, 75 सवाल, और टाइम होता है 3 घंटा। तो ऑब्वियस सी बात है कि सोचो नीट वाला बच्चा किस प्रेशर में होगा, उसको हर 1 मिनट में एक सवाल करते चलना है। तो इसका मतलब ये होता है कि नीट के सवालों में कैलकुलेशंस लंबी नहीं, क्योंकि इसमें लंबी हो जाएगी तो बच्चा फंस जाएगा। तो अगर हम नीट के सवाल हम करने बैठे हैं, नीट में सपोज 40 सवाल चैप्टर में दिख रहे हैं अपने को, तो 40 सवाल करने में कितना टाइम चाहिए? 40 मिनट। तो ये हमें टाइम चैलेंज देगा कि हम सही टाइम में, सही टाइम फ्रेम में इन क्वेश्चंस को पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। शुरू में आपको इसको करने में बहुत दिक्कत होगी, हो सकता है 40 सवाल आपसे 2 घंटे में पूरे, लेकिन नीट के बच्चे से वो 40 सवाल सिर्फ 40 मिनट में ही उम्मीद होती है। तो ये हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि ये दूसरी चीज है। हाँ, हमारी केमिस्ट्री में तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसे ही बदनाम है, कब रटवाओगे, कब एक्सेप्शंस चालू होंगे, कब हमारा जीवन बर्बाद होगा, है कि नहीं? तो वो तो ऐसे ही बदनाम है। तो एक बात बताओ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नीट में सवाल आते हैं वही सवाल सीधे किस में आते हैं? जेईई मेंस में। वही सवाल किस में आते हैं? जेईई एडवांस तक में आते हैं। मतलब ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट तीनों में लगभग क्या होता है? कॉमन होता है। क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसी है, आता है तो आता है, नहीं आता कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, सिंपल सी बात है कि नहीं? तो इसलिए नीट के पीवाईक्यूज हमें टाइम का चैलेंज देते हैं। और दूसरा चैलेंज हमारे लिए आता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट जहां से क्वेश्चन मिले वहां से करना क्या हमारे लिए जरूरी है। तो नीट भी पिछले बहुत सालों से हो रहा है, ठीक है। अभी जो मार्केट में किताब चल रही है वो 35 ईयर्स चल रही है, 34 भी मिल रही है, और लेटेस्ट अभी वाले नीट को लेकर कितने वाली आ रही है? 35 वाली भी आ रही है। तो इसमें तकरीबन आपको कितने सवाल मिलेंगे? 50 सवाल ऑन एन एवरेज फ्रॉम ईच चैप्टर आपको यहाँ से मिलेगा, बहुत आराम से। पिछले 35 साल से हो रहा है यार, हर साल एक भी आया वो तो 35 तो पक्का ही होंगे, है कि नहीं? और सवाल आते हैं यहाँ पे नीट में 45 सवाल केमिस्ट्री, कितने आते हैं? और चैप्टर कितने हैं? 32। तो मतलब कोई चैप्टर ऐसे होंगे कितने सवाल आए होंगे? 2-2, 3-3 ऐसे सवाल आए होंगे। तो ओवरऑल कितना सवाल होगा भैया हर चैप्टर पे? 50 यहाँ से मिल गए अपने को। अच्छा, चौथा आपका प्यारा जेईई मेन। तो जेईई मेन चल रहा है 2002 से। कब से? 2022 में कितने साल हो गए इसको? 20 साल। लेकिन 2018 के बाद ये साल में 2 बार, और कई बार तो 3-3 बार, 4-4 बार, और जब भी हो रहा है तो उसमें एक बार में होता है तो 4 दिन होता है, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम। तो अगर साल में 2 बार भी हो रहा है 2018 के बाद से, तो मतलब 8 दिन हो रहा है, और 8 दिन में 2 बार हो रहा है, मतलब कितनी बार? 16 बार। मतलब 2018 में 16 जेईई मेंस के पेपर होंगे, 19 में 16, और अभी तो 4-4 बार हो गया था, मतलब मेला ही लगा हुआ है, देते हो जेईई मेन चल रहा है बढ़िया। तो मतलब सोचो कि इसमें तो बहुत आराम से हर चैप्टर को कितने सवाल मिल जाएंगे? 50, बहुत आराम से 50 मिल रहे हैं। क्योंकि भैया 2018 के बाद तो फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कुछ उसका हिसाब ही नहीं है। तो 50 सवाल यहाँ से मिल गए, तो मिनिमम बता दो, मिनिमम काउंट। अच्छा, फिर आते हैं किस पे? हमारा अपना और प्यारा जेईई एडवांस। कितने साल हो गए हैं इसको? 45, 1978 या 77 से चल रहा है, तो 44 ही मान लेते हैं, 44 साल। 44 साल, ठीक है। हर चैप्टर से 2-2 सवाल, पेपर 1 पेपर 2 हर बार आया होगा, तो मतलब यहाँ मिनिमम कितना मिलता है? 50। तो आराम 44 साल में 44 सवाल तो होंगे ना भैया, हर चैप्टर 44 तो होंगे। और किसी 2 भी आते हैं, किसी पैराग्राफ क्वेश्चन भी आता है, मैच द कॉलम भी आता है, तो भैया इसको ही मान लेते हैं कितना? 50। उसके बाद
तुमने कभी नाम सुना होगा एनटीए की ऐप होती है। यस सर। एनटीए की ऐप में हर चैप्टर के चैप्टर वाइज 30-30 सवाल दिए हुए हैं, हर चैप्टर के। कभी खोल के देखना, कभी फेसबुक और व्हाट्सएप छुटकारा मिले तो इस नाम की ऐप भी होती है। ये iOS और ऐप प्ले स्टोर दोनों पे अवेलेबल है, ठीक है। बारकोड लगा चिपका दूंगा वहां पर, स्कैन करके डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ से कितने सवाल मिलेंगे अपने को हर चैप्टर पे? 30 सवाल मिलेंगे। इसके बाद अगर तुम थोड़ा सा और ज्यादा जागरूक हो तो मैं बताना चाहूंगा कि इसके बाद तुम्हारे पास और कहां से सोर्स आता है। ऑथेंटिक सोर्स क्या है? ऑथेंटिक सोर्स है हमारे पास KVPY जो बंद हो गया इस साल से, और दूसरा NSEC केमिस्ट्री ओलंपियाड के क्वेश्चंस। ये केमिस्ट्री ओलंपियाड के क्वेश्चंस होते हैं ना, ये नॉर्मल जेई मेन से ऊपर और जेई एडवांस से नीचे के होते हैं। ये भी चैप्टर वाइज मिलते हैं। और KVPY सेम हाल है, जेई मेन से ऊपर जेई एडवांस के नीचे। यहाँ मान लो ज्यादा नहीं, 30-30 सवाल दोनों से होंगे। अब जोड़ लो एक बार, 300 हो गए, 300 सवाल। मैं वहां तक जाने को बोल ही नहीं रहा हूं, ये वो हिस्सा है जो हर बच्चे के पास अवेलेबल हो गई होगा, आराम से कर सकते हैं आप लोग। एनसीईआरटी सबके पास है, एग्जाम्पल की PDF डाउनलोड कर लो, नीट के PYQ मार्केट से उठा लो, 35 इयर्स की चल रही है, 34 ईयर जो मिल जाए। जेई मेन का PYQ मार्केट से उठा लो, जेई एडवांस यहाँ से जो मिलेगा वो सबसे अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि जो मार्केट से उठाओगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन गायब है, ठीक है। इसीलिए तो जो यहाँ से मिलेगी वो तुम्हें मिलेगी, उस टाइम में मिल गई अभी तक तो मिलेगी, घबराओ नहीं, आंदोलन में नहीं उतरना है, घर आने वाली बात नहीं। तो जब मिलेगी तो वो सबसे अच्छा यहाँ से। एनडीए की ऐप, आप लोगों के पास स्मार्टफोन है, आप लोग से अच्छा कोई जानता, इसकी PDF वगैरह मिल जाती है आराम से। टेलीग्राम वगैरह डाउनलोड करते हो तो टेलीग्राम से तुम मूवी डाउनलोड करते होगे, सीरियल डाउनलोड करते होगे। कभी ये भी ढूंढ लेना होगा, यस सर पूरा मूवी डाउनलोड करते हैं सर, तो भाई कभी ये भी ढूंढ लेना, ये भी वहां से मिल जाता है। तो मैं सिर्फ आपको ये सलाह दूंगा कि अगर आप ऐसे करेंगे तो कम से कम जब आप नीट के PYQ जेई मेन के PYQ लगाएंगे तो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो क्या हो जाएगा, एटलीस्ट आपका कवर हो जाएगा। आपकी जो वैरायटीज है वो क्या हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी। इतना करने के बाद अगर आपके पास समय बचता है, आप जीवन में अकेले हैं, आपसे कोई बातचीत करने वाला नहीं है कि बाबू तुमने खाना खाया, तो तब आप अपने पैकेज पे जाइए, अपनी एनएमएसटी पे जाइए, अपनी आरसी मुखर पे जाइए, एलसीए पे जाइए, जिस पे जाना चाहिए। बात समझ में आप लोगों को? तो मतलब हमारे लिए प्रायोरिटी को डिसाइड करना सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारी प्रायोरिटी क्या है? क्योंकि हमारा मेन प्रायोरिटी है कि हम कम से कम समय पे अपनी वैरायटीज को कवर कर पाए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और हम वैरायटी नहीं कवर कर पाते, हम किताब लगाने के चक्कर में एक ही वैरायटी के सवाल करते जाते हैं और हमारा जोश ठंडा हो जाता है। ये समस्या है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो चीज आपको लेके चलना चाहिए, जो आपको करना चाहिए, तब रैंक प्रोड्यूस होगी और तब आपको पता लगेगा कि जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं वो कितने काम का है या काम का नहीं है। वरना तुम एनएमएसटी लगाओगे, वहां फालतू सवाल बहुत सारे हैं, हर तरह के सवाल है। एलसीए लगाओगे, हर तरह के सवाल है, अच्छी चीज है। लेकिन हमारे लिए समय को कंस्ट्रेंट के कारण हमें चीजों को फिल्टर करना बहुत जरूरी है। और फिल्ट्रेशन कब होगा? जब तुमने देखा होगा कि भैया पुराने सवाल कैसे आए होते हैं, तब वो फिल्ट्रेशन होगा। तो जो मार्केट में जो प्रीवियस ईयर मिलती है ना, उसमें चैप्टर का नाम लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसमें भी टॉपिक वाइज है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ये सवाल है, ऐसे टॉपिक बना हुआ है, समझ रहे हो कि फोटो इलेक्ट्रिक सवाल है, बोर्ड्स थ्योरी के ये सवाल है, रदरफोर्ड थ्योरी के ये सवाल है, क्वांटम थ्योरी के ये सवाल है। तो चैप्टर के अंदर सब टॉपिक वाइज क्लासिफिकेशन करके प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज तैयार किए जाते हैं। तो अगर ऐसा रहेगा तो जैसे मान लो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा पीरियोडिक टेबल का, तो तुम अगर देखो कि इंट्रोडक्शन में कोई सवाल आता है कभी, तो तुम देखोगे भैया पिछले 10 साल में कोई सवाल नहीं आया हुआ है। लेकिन पढ़ना जरूरी है, कहानी का माहौल किसी को चालू करना पड़ेगा ना। हाँ, जो अगला लेक्चर में पढ़ेंगे उसमें खूब सवाल मिलेंगे तुम्हें। तो ये सबसे जरूरी चीज है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो। क्योंकि किताब का जोश ना कुछ दिन का रहता है और तुम लोग पीछे रह जाते हो। सोचो आज चालू हो गया पीरियोडिक, एटॉमिक खत्म हो चुका है, गैसेस खत्म हो चुका है, तुम में से आधे बच्चे अभी मूल पे होंगे, आधे गैसियस में लटके हुए होंगे जो किताब लगा रहे हैं, और बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो एटॉमिक में साथ चल रहे होंगे, या फिर उन्होंने मोल आधा छोड़ दिया होगा बीच में, गैसियस आधा छोड़ दिया होगा बीच में, और एटॉमिक में आधा छोड़ देंगे बीच में। ऐसे बच्चे होंगे। कोई एक बच्चा मुझे बताओ जिसने पूरा मोल किताब पूरी सॉल्व की, यूनिवर्सिटी फिर पूरी गैसियस सॉल्व की और पूरी एटॉमिक सॉल्व करने के गाले पहुंच गया पूरा, कौन है ऐसा बताओ मुझे, देख लो।
तो तुमने पूरा सॉल्व ही नहीं किया और मैं यहाँ खत्म कर दूंगा बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल, वो छोटा टॉपिक है, 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, 4 से 6 घंटे में बस खत्म है। तो मुझे बताओ तो कैसे होगा, कैसे रैंक आएगी, तुम बताओ। अब तुम मुझे बताओ कि इसमें क्या गलती है और जो तुम कर रहे हो वो कितना सही है, तुम मुझे बताओ। तो बातचीत करते हैं, तुम अपने विचार रखो। मेरे विचार तो ये है, जिसको मैंने टेस्ट भी किया हुआ है, बच्चों को ने बताया भी हुआ है, मुझसे रैंक भी आ रखी है। आपके क्या विचार है, आप बताइए। भैया किताबें कैसे बनती हैं यार, यूनिवर्सिटी कैसे बनी होगी? दुनिया जहां के सवाल इकट्ठा किया उसको डाल दिया, ऐसी बनी हुई किताब है कि? सिंपल सी बात है, कैसे बनी किताब? दुनिया जहां के सवाल इकट्ठे किए और उसको हमने वहां पर इकट्ठा करके डाल दिया, बस ऐसे बन गई यूनिवर्सिटी। तो किताब खराब नहीं है, लेकिन बात है क्या तुम्हारे पास समय है उस किताब को बनाने का? सवाल ये उठता है, ये सवाल है, ये समय है कि नहीं? क्योंकि अब तो फेस टेस्ट भी आने वाला है। कब है फेस टेस्ट? डेट क्या है? डेट AIT से डेट है 12 सितंबर। और फेस टेस्ट का कोई डेट, टेंटेटिव डेट कुछ नहीं है अभी तक। मुझे लगता है कि तुम लोगों का सिलेबस अगस्त एंड तक खत्म हो, सितंबर के फर्स्ट वीक में हो सकता है तुम्हारा हो फेस टेस्ट, या बहुत हो सितंबर सेकंड वीक में हो, इन तक हो ही जाएगा। तो मुझे बताओ, इसलिए बोल रहा हूँ यार, थोड़ा सा ना अपनी चीजों को बदलना पड़ेगा। जो बाकी बैचेस में लेता हूँ 11th क्लास के, उसमें मैंने नीट और जेईई मेंस को क्लास में कंपलसरी किया हुआ है। कंपलसरी इन द सेंस कि हर बच्चा क्लास में हर टेबल पर एक एनसीईआरटी चाहिए मुझे, एक नीट का पीवाईक्यू चाहिए मुझे, और एक जेईई मेन का पीवाईक्यू हर टेबल पे चाहिए। और अगर सबके पास सेम किताब होगी तो मेरे लिए उससे होमवर्क देना क्या हो जाएगा? आसान। दैट्स इट। मान लो तुम्हारे पास किसी एक्स पब्लिकेशन की, तुम्हारे पास वाई की है, उसके पास जेड की है, तो क्वेश्चन तो सब में सेम होंगे, लेकिन उनकी नंबरिंग क्या होगी? अलग अलग। तो मैं कोई सवाल बोलूंगा कि 1 से 5 तुम्हारा होमवर्क है, तो इसके में 1 से 5 कुछ और हो जाएगा, तुम्हारे में 1 से 5 कुछ और हो जाएगा, दिक्कत होगी। तो मैं तुम्हें ये सलाह दूंगा कि इस वीक तक तुम अपने आप को इस फ्रेम में आने के लिए तैयार धीरे धीरे करो कि कम से कम पीरियोडिक टेबल से हम लोग क्लास में सवाल लगाएंगे, जेईई मेन के सवाल लगाएंगे, नीट के सवाल लगाएंगे, कुछ एडवांस भी देख लेंगे। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे क्या होगा? बूस्ट होगा। बिकॉज अल्टीमेटली सारा गेम कॉन्फिडेंस का है। तुम में से कितने लोगों ने मोल के प्रीवियस ईयर बना लिए हैं? तो कोई है सब बताओ? तो 3 लोग हैं हमारे पास, 4 लोग हैं, 5 6 लोग हैं, बाकी लोग समझो। प्रीवियस ईयर बनाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ये बताता है कि असली सवाल कैसा होता है, सवाल कैसे आने वाले हैं, वही बताता है अपने को। तो जब तक वो नहीं बनाओगे तुम्हें कैसे अंदाजा मिलेगा कि कौन सी चीज अपने काम किया, कौन सी चीज अपने काम की नहीं है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरी क्लास में पहली प्रायोरिटी हमेशा एनसीईआरटी होती है, सेकंड प्रायोरिटी नीट होती है, थर्ड प्रायोरिटी जेईई मेंस होती है। एडवांस बच्चों को मिले नहीं, मिलेगी तो उसकी बात करेंगे। ये 3 मेरी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है। ये 3 मैं क्लास में डिस्कस किया करूंगा, ये अलग से टाइम में डिस्कस करूंगा। लेकिन इसके अलावा जो भी तुम्हारे डाउट होंगे उसके लिए हमारा वही वाला रूल रहेगा कि जिस दिन मेरी क्लास आधे घंटे पहले होगी उस दिन मैं यहाँ पे आके बैठ जाऊंगा 3 बजे। लेकिन बाकी जेईई मेंस के लिए, नीट के लिए और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी के लिए मैं अलग से टाइम अलॉट करूंगा आपको। जिस टाइम जिसने बनाया होगा वहां जाना, वो बैठ के डिस्कस कर लेगा मेरे साथ। सब लोग जिसको कोई दिक्कत नहीं है वो मत आना चाहिए नहीं बनाया है, क्योंकि वो 3 मेरा कंसर्न है, वो 3 मेरा कंसर्न। इसलिए मैं चाहता हूँ क्लासरूम में इतना टाइम नहीं होगा हमारे पास कि हम नीट के हर एक सवाल को डिस्कस कर रहे हो बैठ के, जेईई के हर एक सवाल को डिस्कस करना टाइम नहीं होगा। लेकिन हाँ, मैं ऑफ दी क्लासेस आपको बुलाऊंगा, क्योंकि मैं बाकी बैचेस में ये करता हूँ। उनके साथ मैंने जेईई मेंस का सोचो, मतलब जो बाकी बैचेस है वहाँ मैंने जेईई मेंस डिस्कस किया, तो वहाँ भी मोल खत्म होने को है, तो मोल 1 हो गया, मोल 2 हो गया, साथ में गैसेस भी चल रहा हूँ, तो गैसेस भी खत्म होने को है, तो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोग से मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा अपने लेवल को बढ़ाएं, अपने ग्रेड को थोड़ा सा और अच्छा करें, ताकि हम इन सब चीज़ों को डिस्कस कर सकें। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है रैंक प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि रैंक तभी आएगी, हमें मेहनत करना पड़ेगा। और देखो, बुरा मत मानना है बात का, लेकिन सच्चाई यही है कि तुम 40 बच्चों में से हो सकता है कोई बच्चा आईटी से सिलेक्ट ना हो सकता है कोई एक हो जाए, एक हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ये भी बता देता हूँ। क्योंकि आईआईटी में सीट्स कितनी है? 12,000, 10,890 के आसपास सीट्स हैं, 11,890 के आसपास, तो 12,000 सीट्स हैं, बच्चे बैठते हैं 10 लाख, तो परसेंटेज देखो कितना कम है कि नहीं? तो सच्चाई तो, कटु सत्य तो यही है भाई।
कि हो सकता है कि तुम्हारी क्लास में कोई एक बच्चा भी आईआईटी के लिए सिलेक्ट ना हो, और बहुत अच्छा रहा तो कोई एक सिलेक्ट हो जाएगा, थोड़ा और अच्छा रहा तो दो हो जाएंगे, बस इससे ज़्यादा आईआईटी के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। फाइट तो है, अच्छी खासी फाइट है। और आईआईटी में लाइफ बहुत मस्त होती है भाई, बहुत मस्त लाइफ होती है, एकदम चिल, हर तरह का माहौल होता है। जैसे जब मैं अपने टाइम में पढ़ता था तो मैंने अपनी पढ़ाई की आईआईटी धनबाद से, तो वहाँ एकदम मस्त माहौल, एकदम बढ़िया। जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए अलग पूरा ग्रुप बना हुआ है, जो धुआं करने वाले हैं तो मतलब हर तरह का माहौल होता है, मतलब हर तरह की सुख सुविधा है। मतलब पढ़ाई वाले, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बच्चे सोचते हैं सेकंड ईयर में आने के बाद कि हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है, उन बच्चों का ग्रुप बन जाता है, वो लोग अपना दिन रात लाइब्रेरी में रखे होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें यहाँ जिंदगी जीनी है, उनके रूम के बाहर धुआं धुआं निकल रहा होता है, ऐसा भाई फैसिलिटी हर तरह की। मतलब सोचो जब मैं धनबाद से शहर में था जहाँ कुछ भी नहीं, सिर्फ कोयला है, तो आई सब धनबाद में भी हमारे पास जो स्विमिंग पूल था वो हॉट वाटर स्विमिंग पूल, ठंड में जाओ पानी गर्म हो जाता था, आराम से पड़े रहो कच्चा बनियान पहन के, गर्मी में जाओ पानी ठंडा हो जाएगा, तो हॉट वाटर स्विमिंग पूल, कोल्ड वाटर स्विमिंग पूल, हर तरह का बढ़िया फैसिलिटी, एकदम बढ़िया बढ़िया स्विमिंग पूल है। उसके बाद हर कुछ, बॉक्सिंग क्लब है, उसके बाद गेमिंग, ऑनलाइन गेम्स के क्लब होते हैं, ऑनलाइन गेम्स के प्राइजेस होते हैं आईआईटीज में। हम लोग के टाइम चलता था गेम काउंटर स्ट्राइक, अब तुम लोग खेलते हो कि पबजी भी बैन हो गया, आप सुन रहे दोबारा नया वर्जन आया था उसका, वही बैन हो गया, फीफा है, फीफा का भी गेम होता है। तो आईआईटी में गेम खेलो ना, टैलेंट दिखाओ ना वहाँ जाके, वहाँ जाके टैलेंट दिखाओ ना मस्त वाला, मस्त पैसे कमाओ भाई। 2.5 लाख 3 लाख प्राइस बनी होती है उसकी, हर आईआईटी की टीम आती है, सोचो हर आईआईटी से टीम, गेम खेलने वालों की टीम आ रही है, इकट्ठा हो रही है, गेम खेल रही है, मजा आता है अलग, ऐसी चीजें होती है। तो आईआईटी में मतलब लाइफ चिल है। यकीन मानो जो हमारे घर वाले बोलते थे ना कि बेटा 10th तक पढ़ लो उसके बाद नहीं पढ़ना पड़ेगा, फिर साला यहाँ फंस गए हम लोग कि यहाँ पढ़ो फिर नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आईआईटी में ऐसा है। अगर आप आईआईटी पहुंच जाते हैं तो वहां जाने के बाद आपके ऊपर निर्भर करता है कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। पढ़ने वाले वहां से ही पढ़ते हैं, नहीं पढ़ना है देखो यहाँ आराम से घूम रहे हैं, मस्त अपनी जिंदगी मस्त चल रही है, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वहां जाकर लाइफ अपनी अलग चलती है, वहां आप पे निर्भर करता है कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा। और लाइफ बहुत चिल है यार, बहुत चिल आईआईटी में, मतलब बहुत ही चिल लाइफ। मतलब हर सैटरडे संडे छुट्टी होती है, एवरी सैटरडे एंड एवरी संडे इज हॉलीडे। जबकि जो प्राइवेट कॉलेज वाले होते हैं उसमें सैटरडे क्लासेस होती हैं, सेकंड सैटरडे छुट्टी मिलती है, जबकि हमारे में क्या था आईआईटीज में, एवरी सैटरडे एंड एवरी संडे इज अ हॉलीडे, खत्म बात। कोई ड्रेस कोड नहीं होता आईआईटी का, बरमूडा टी शर्ट पहन के हाथ में कॉपी लेके पहुंच जाओ। मतलब मैं अपने बैग में ब्रश और टूथपेस्ट रखता रहा कि भैया जाएंगे बीच में उठेंगे बाथरूम में क्लास में बीच में जाके ब्रश कर लेंगे आराम से। तो कोई ड्रेस कोड नहीं, कोई तुमसे पूछने वाला नहीं, चप्पल में घूम रहे हो, जूते में घूम रहे हो, टी शर्ट में घूम रहे हो, बिना टी शर्ट घूम रहे हो, कोई तुमसे किसी को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए सब अपने आप को एक बार के लिए साबित कर चुके हैं। इस बात को समझो, कोई ड्रेस कोड नहीं, अलग ही मजा। कि फ्राइडे को सोते थे तो मंडे उठते थे, ऐसा भी होता था, तो तुम सुनते हो ना हो चुका है मेरे साथ कि भैया फ्राइडे को सोए और 2 दिन तक कुछ पता ही नहीं कि होश आया कि नहीं आया, फिर सीधे मंडे को मतलब दोस्त आके पानी फेंक रहा है, गद्दा भी गीला हो गया, पूरा का पूरा कपड़े भी गीले हो गए, तब उठा वापस आके देखा कि गद्दा भी गीला पड़ा हुआ है। तो ऐसा भी होता है, तो वो अलग ही लाइफ है, वो अलग ही मतलब माहौल है पूरा। तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। वही प्राइवेट कॉलेज में जाओगे तो ड्रेस कोड है, टाई पहनो, पैंट पहनो, शर्ट पहनो, फिर जाओ, सब उसी में, क्योंकि वो ड्रेस कोड अच्छा दिखाएंगे कि हाँ लड़कियां भी सूट पैंट पहन रही है, लड़का भी सूट पैंट पहना, तो अच्छा कॉलेज अच्छा प्लेसमेंट लग जाएगा। वो सब फर्जी आईआईटी से ऐसे घूमता है। प्रोफेसर भी आता है तो प्रोफेसर आता है अपने स्कूटर से या बाइक से, हम लोग अपने चप्पल से आते हैं, पैदल आ गए या बहुत मोटरसाइकिल से पहुंच गए। तो अलग ही माहौल है, अलग ही चीज है, अलग ही मजा है। इसलिए बोल रहा हूँ कि आईआईटी में जाओ, या किसी कम से कम इतना एफर्ट डालो कि जब फिटजी में पढ़ रहे हैं तो कम से कम कोई गवर्नमेंट कॉलेज तो मिले। गवर्नमेंट कॉलेज में जो ठीक ठाक माहौल होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो गवर्नमेंट कॉलेज तो मिले कम से कम। और गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के लिए ज्यादा फाइट नहीं है। मतलब अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक जेईई मेंस में 40,000 तक भी आती है तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। और 40,000 में आने के लिए फाइट नहीं है मेरे भाई, यकीन मानो, फाइट एकदम टॉप में आने के लिए। 40,000 तक आने के लिए फाइट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जेईई एडवांस में भी अगर हम बातचीत करें तो जेईई एडवांस में सिर्फ 35% स्कोर करने पर आपको आईआईटी मिल जाता है। सिर्फ 35% स्कोर करने पर बस आईआईटी मिल जाता है। मतलब
ज्यादा फाइट नहीं है, लड़ाई है एक्यूरेसी की, कि हम कितना एक्यूरेट है, हम कितना चीजों को सोचते हैं, कैसे करते हैं। और जेई मेन में लड़ाई है कि ज्यादा क्वेश्चंस करने की और उनको सही करने की। पर जेई मेन में वही बोल रहा हूँ कि अगर आप टॉप 40,000 में भी आते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल जाएगा। लाइफ ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छी लाइफ है, तो ये बेनिफिट है। और टॉप 40,000 में आना आसान है यार, बहुत आसान है। एक बात बताओ, इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हर बच्चा पढ़ने के लिए बैठा हुआ है। कुछ लोग यहाँ पे हैं कि बोरिंग रोड में शाम बहुत रंगीन होती है, इसलिए हम बोरिंग रोड वाले सेंटर पे आए हैं, है कि नहीं? यहाँ माहौल बढ़िया होता है, लोग गोलगप्पे खिला रहे होते हैं, खा भी रहे होते हैं, है कि नहीं? तो आधे बच्चे तो बोरिंग रोड सेंटर चुनते ही इसीलिए हैं, यहाँ माहौल थोड़ा बढ़िया रहता है, मन लगा रहेगा, पढ़ाई हो ना हो मन यहाँ कम से कम लगा रहे। तो भैया 10 लाख बच्चे लोग एग्जाम में बैठेंगे, उसमें कंपटीशन 10 लाख में है ही नहीं, और 9 लाख सिर्फ माहौल के लिए आते हैं। हाँ तैयारी कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो लौंडा पर मुंडी हिला रहा है, हाँ सर पढ़ाई का क्या है, माहौल बढ़िया रहना चाहिए। तो यही माहौल है, और कंपटीशन सिर्फ 1 लाख बच्चों में, 1 लाख बच्चों में। तो अगर तुम थोड़ा सा भी सीरियस हो, अगर तुम ये स्टेप्स भी फॉलो कर लेते हो, यकीन मानो, अगर तुम आज भी कसम खाते हो कि हम जाके ये स्टेप्स पूरे कर लेंगे, तब मेरे भाई मैं पक्का बोल सकता हूँ कि अगर आप इस चीजों को केमिस्ट्री के लिए फॉलो कर लेंगे, तो फिजिक्स मैथ में अगर थोड़ा भी एवरेज कर लेते हैं, तो आपकी रैंक जेईई मेंस में 10,000 के अंदर आराम से आ जाएगी। सिर्फ इतना ही बोल रहा हूँ। और अगर आपने ये चीज डेडिकेटेड होकर फिजिक्स और मैथ के लिए भी कर लिया, तो यकीन मानिए आप फाड़ देंगे। सुनने में कितना आसान लग रहा है, क्या करना है, एनसीईआरटी के सवाल, प्रीवियस ईयर के सवाल, बस इतना ही करना है। सुनने में बहुत आसान है, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कंसिस्टेंसी। कितने टाइम तक आप इस चीज कंसिस्टेंट कर पाते हैं। जैसे आज मैंने आपको बताया, तो आज आप जोश में, अरे आज हम फाड़ देंगे, आज मैं 24 घंटे में 27 घंटे पढ़ूंगा, है कि नहीं? आज हम बढ़िया टाइम टेबल बना के चिपकाएंगे उसको कि सुबह 5 बजे उठना है कि नहीं? और 10 बजे लाइट्स ऑफ हो जानी चाहिए। पर कितने दिन तक? 1 दिन बहुत हुआ, बहुत 2 दिन, है ना, बहुत 3 दिन, बस उसके बाद तो कुछ वापस उसी रूटीन पे जाना है। द इंपॉर्टेंट थिंग इज कंसिस्टेंसी। एक लड़की थी जिसको मैं फिटजी दिल्ली में पढ़ाता था, उसका नाम था केशर श्रीवास्तव। एकदम खत्म लड़की, खत्म मतलब खत्म, पागल उसको बोलते हैं। मतलब उसको देख के हम लोग छुप जाते थे, टीचर लोग। काहे? वो डाउट जब पूछना थी तो डाउट पूछ के मतलब टीचर को पानी पिला देती थी, सर ये वाला बताइए, दोबारा बताइए, नहीं हमको नहीं समझ में आ रहा, फिर से बताइए, ठीक है। पिनाकल प्रोग्राम में थी, तो मतलब शी वाज अ वेरी डल स्टूडेंट। पटना के मिलाऊंगा आपको, पटना में जब आती है तो मिलती है। अभी वो NIT दिल्ली से पास आउट हुई सर अभी, और उसका पैकेज लगा 37 lakhs का कंप्यूटर साइंस में। तो पटना की, मतलब मैंने उसको बहुत आराम से पढ़ाया, बहुत पेशेंस से पढ़ाया। तो मैंने ये देखा, ये ऑब्जर्व किया कि बच्चे का इंटेलिजेंट होना जरूरी नहीं है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। आप इंटेलिजेंट है वो मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आप लगे रहें, लड़ते रहें। मतलब सोचो, वो इतने डाउट पूछती थी, इतना कि टीचर मतलब बोलते थे अरे कहाँ से आ गई डाउट पूछने, मतलब आज तो हमारी पूरी एनर्जी खा जाएगी, डाउट पूछ के खत्म कर देगी हम लोगों को। तो ये हाल था, मतलब बेसिक चीजें उसको मतलब नहीं बनती थी उससे, लेकिन वो बंदी कभी हारी नहीं। मैंने उससे बाद में पूछा कि कैसे बेटा तुम ये बताओ कि मतलब तुम्हारी इतनी बढ़िया रैंक कैसे आ गई? तो उसने बोला कि सर मतलब मेरा ऐसा था कि मैं कभी भी उस 2 साल के दौरान रात को कहीं मैं पूरे 6 या 8 घंटे सोई नहीं, मतलब पढ़ रही नींद लग गई, फिर जब बीच नींद खुल गई फिर पढ़ना चालू कर दिया। तो सर इस तरह से था कि मतलब मुझे इस सवाल समझ में क्यों नहीं आया, मुझसे क्यों नहीं हो रहा, मैं तो कर सकती हूँ, मैं बनूंगी, करूंगी, लड़ते अपने आप से लड़ती रही। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। मतलब जेईई एडवांस में IQ लेवल चाहिए कि बच्चा स्मार्ट होना चाहिए, थोड़ा सा क्वेश्चंस क्लिक करने चाहिए उसको, लेकिन मेंस के लिए ऐसा नहीं है। मेंस के लिए जो बच्चा अपने आप को रगड़ देता है, जो अपने आप को मतलब एकदम बढ़िया तरीके से कर लेता है, वो मेंस निकाल लेता है, बढ़िया निकाल लेता है मेंस। तो ये चीज, तो मैं आपसे ऐसे उम्मीद करता भी नहीं हूँ कि आप बहुत ब्रिलियंट हो, आपको सब आता हो। एक तो कोरोना काल में जो बच्चे आ रहे हैं आप लोग जानते हैं, है कि नहीं, कितने खतरनाक बड़े वाले आ रहे हैं, उनको पढ़ाने में और दिक्कत आती है हम लोगों को, है कि नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, मेन चीज है कि आप वीर गति को इस 2 साल के दौरान प्राप्त ना हो, मेन चीज है। जैसे फिटजी में जो मेरा पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस रहा है, वो ऐसा रहा कि जब फिटजी का बैच जब चालू होता है तो क्लास में एकदम 50 बच्चे होते हैं, बढ़िया, एक बैच 50 का बनता है, तो लगभग 47 से 50 बच्चे क्लास में आ जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे फेज खत्म होते जाता है, 11th खत्म होने के बाद वो 50 बच्चों की गिनती सिमट कर जाती है 30 के आसपास, 25 से 30, धीरे गिनती कम हो जाती है। क्यों?
बच्चा जो होता है वो वीरगति को प्राप्त हो चुका होता है, वो क्लास में आना सुसाइड नहीं करता, मतलब वीरगति प्राप्त मतलब क्लास में आना छोड़ देता है। उसको लगता है कि साला यहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है, और मन ही मन अपने आप को गरियाता है, हम लोग को भी गरिया देता रहता है, कुछ नहीं आता है तो क्या पढ़ा रहा है, दिमाग खराब हो गया हमारा, कुछ समझ में आ ही नहीं रहा। तो वो स्टेज तब आती है जब क्या हो, जब हमारे और आपके बीच का सिंक्रोनाइजेशन खत्म हो जाए। आप मुझसे पीछे रह जाए, मैं आपसे बहुत आगे निकल जाऊं, आप मोल पर ही हैं अभी और मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, पीरियोडिक। एक चीज समझो, जो करंट टॉपिक चल रहा होता है ना, वो दिमाग में अच्छा घुसता है। जैसे तुम मूवी देख के आते हो, तो मूवी देख के आने पे जो तुमने मूवी देखी है उसके सीन सब याद में रहते हैं, लेकिन जैसे समय बीतता है तो हम डायलॉग्स भूल जाते हैं, सीन भी क्या होता है, भूल जाते हैं। सेम चीज चैप्टर के साथ है। आज मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें आज सब याद रहेगा, तुम जाके आज सवाल बनाओगे तो हो सकता है कि बहुत सारे सवाल बन जाए, लेकिन आज से 1.5 महीने बाद जब तुम इस कॉपी को पन्ने पलटोगे तो फिर हो सकता है कि तुम सारी कहानी क्या हो चुके हो, भूल चुके हो, तब कुछ याद भी ना आए। तो ये चीज मैटर करती है। इसलिए मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा कि तुमने अब तक केमिस्ट्री में जो पढ़ा सो पढ़ा, ठीक है, लेकिन अब कम से कम चीजों को छोड़कर मेरे साथ मेरी पेस पे रहने की कोशिश करो, ठीक है। मैं तुम्हें जब कुछ होमवर्क दूंगा यहाँ से, तुम ऊंचाई करो, ठीक है, फिर हम अलग से डॉट क्लास रखेंगे, वहां के पूछो, चीजों को खत्म करो, मेरे साथ मेरे पेस में रहने की कोशिश करिए। और जो आपका पुराना वाला पार्ट है, जब आपको छुट्टी मिले, दशहरा ब्रेक्स होंगी, दीपावली ब्रेक्स होंगी, तब आप अपने पुराने वाले पार्ट को कवर करने के बारे में सोचिएगा। पुराने वाले पार्ट के चक्कर में मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा करंट भी क्या हो जाए, खराब हो जाए। ये चीज समझो। तो जो छूट गया तो छूट गया, आदत बनाओ। हमेशा कोचिंग में, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ हो, चाहे केमिस्ट्री हो, हमेशा करंट में रहने की कोशिश करिए। अगर आप अभी पुराने वाले चैप्टर के सवाल कर रहे हैं, उसी में फंसे हुए हैं, तो आपका टीचर यहाँ आगे बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। फिर एक टाइम पे आपको उस पंखा और रस्सी दिखाई देगी कि हम कहाँ फंस गए हो। सच्चाई यही है मेरे भाई, सच्चाई यही है, सच्चाई यही है। कोटा के बच्चे इतना डिप्रेस या सुसाइड क्यों कर लेते हैं? यही कारण है कि समय रहते हुए पढ़ते नहीं है, और फिर बीच में उनको ऐसा एहसास होता है जब उनके अंदर की आत्मा जाग जाती है, उसको बोलते हैं आत्मग्लानि। अरे साला, पापा पैसा दिए थे, हम तो दारू पी के उड़ा दिए, लेकिन या उस पर खर्चा कर दिए, अब हम यहाँ पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई हमसे हो नहीं रहा है, मेरे घर वाले बहुत गरीब हैं, वो बहुत मुझसे पैसा भेजे थे, अब मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, चलो रस्सी खरीद के ले आते हैं बचे हुए पैसे से, पंखा यहाँ रूम में लटका ही हुआ है, काम हो जाएगा। ये चीज। तो जब बच्चा आत्मग्लानि के मोड में आ जाए, जब अपने आप को समझना चाहिए कि भैया अब मैंने गलत कर दिया, बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया अपने माँ बाप के पैसे से, और ऊपर से वो भी छोड़ के चली जाए तो और दिक्कत, समझो इन बातों को। तो वो सिचुएशन मत आने देना यहाँ पे। और वो तभी होगा जब हमारे और आपके बीच की जो स्पीड है उसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाएगा, और गलती से जब आपको एहसास हो गया कि हम गलत कर रहे हैं, तब तो फिर तो अगर हम बहुत पीछे रह जाए तो तुम अपनी दुनिया में खुश रहना कि हम सही हैं, बढ़िया है, शाम रंगीन होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी, तो अपनी दुनिया में खुश रहना। बट अगर थोड़ा सा भी एहसास हो तो मेरे साथ रहने की कोशिश करिए, और जिंदा रहिए। जिंदा मतलब क्लासरूम में आते रहिए, ये बहुत जरूरी है। जिस दिन तबीयत खराब भी हो उस दिन मुझसे आके बैठिए। अब ऐसा मत बोला हमको कोरोना हो जाए तो हम आएंगे बताओ, ठीक है, लेकिन आइए यहाँ पर, क्योंकि कम से कम आपकी तबीयत खराब है, लिखने का मन नहीं है, आपके बड़े लोग लिख रहा है ना यार, उसके नोट्स कॉपी करवा लेंगे। लेकिन जब मैं चीजों को समझा रहा हूँ, मेरे साथ दिक्कत यह है कि मैं ज्यादा लिखवाता नहीं, तो हर बच्चा अपनी कहानी को अपने हिसाब से लिख रहा है। जैसे आप देखिए कि स्टार्टिंग वाले पार्ट में अगर मैं 4 बच्चों के नोट्स देखूं तो हर बच्चे ने अपनी लैंग्वेज अपने हिसाब से लिखी हुई है। तो आप किसी के नोट्स को जब पढ़ेंगे तो किस भावना से वो चीज बताई गई है ये आपको तभी पता होगी जब आपको उसका नैरेटिव पता। इसीलिए अगर तबीयत खराब भी है तो क्लास में आइए, बैठिए आराम से, पीठ टिका के सुन लीजिए बस एक बार, ताकि आप जब नोट्स फोटोकॉपी नोट्स करवाएं आप तो उसमें किस भावना से क्या चीज लिखी गई है इसका आपको एहसास हो कम से कम। इतनी सी बात है। तो इसलिए मैं ऐसा बोलता हूं कि क्लास में आना सबसे ज्यादा जरूरी है, और कम से कम इस 2 साल के लिए कोई भी फैमिली फंक्शन वगैरह सब त्याग दीजिए। घर में शादी हो रही है, ब्याह हो रहा है, भैया कुछ हो रहा है, सबको त्याग दो। क्योंकि आप समझिए कि सिर्फ 11,000 सीट्स हैं, आप क्या अलग कर दो ऐसा? फिर जी बच्चे पढ़ रहे हैं, बीएमसी में बच्चे पढ़ रहे हैं, आकाश में बच्चे पढ़ रहे हैं, एलएन कोटा निकल जाओ वहां तो बच्चे पढ़ रहे हैं, पीडब्ल्यू खुल गया वहां बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हम लोग मतलब क्या अलग कर रहे हैं? व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस यही होता है कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी।
और मैं आपको एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम से अवगत कराना चाहूंगा जो 2 साल बाद आप लोग फेस करने वाले हैं। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रिवीजन की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। क्योंकि आज से 2 साल बाद जब हम सिलेबस खत्म कर चुके होंगे तो हमारा केमिस्ट्री भी खत्म हो चुका होगा, फिजिक्स भी और मैथ में। केमिस्ट्री में 32 चैप्टर है, फिजिक्स में 32 है, मैथ में 32 चैप्टर है। तो आपके पास केमिस्ट्री कम से कम ऐसी जो मोटी रजिस्टर है कम से कम 6 से 7 रजिस्टर होंगे। इसी तरीके से मैथ के तो और ज्यादा होंगे, फिजिक्स के और ज्यादा होंगे। रिवीजन कैसे करोगे सोचो ना, क्योंकि एग्जाम तो जस्ट 1 महीने बाद होगा। सिलेबस खत्म होने, मान लो अक्टूबर में कोर्स खत्म हुआ, सब कुछ सही है तो जनवरी में एग्जाम होगा। आपके स्कूल के प्री बोर्ड्स भी चल रहे होंगे उस टाइम पर, तो वो तो आपको देना पड़ेगा। तो आपका एग्जाम के लिए आपको ज्यादा टाइम पेपर के लिए फिर से दोबारा पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। तो रिवीजन कैसे करेंगे, एक बहुत बड़ा सवाल है। और बच्चे यहीं पे दिक्कत हो जाती है उनके साथ, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता। नया पढ़ने में सबको मजा आता है, लेकिन पुराना हिस्सा रिवाइज करने में मजा नहीं आता, बिल्कुल बोरिंग लगता है यार। मतलब अगर मैं बोलूँ कि आप घर जाके मतलब वापस से मोल की कॉपी खोलो या एटॉमिक की कॉपी खोलो तो कितनी मतलब बोरियत सी महसूस नहीं होगी। तो पढ़ रखा है, क्या इसमें देखें, क्या करना है, क्या है। रिवीजन बहुत बोरिंग होता है, लेकिन जरूरी भी होता है। तो क्या इलाज क्या है इसका बताइए, क्या लगता है? कैसे हम 2 साल के लिए अपनी रिवीजन की स्ट्रेटेजी को आज से प्लान करें? एक टॉपर बच्चा और एक नॉर्मल बच्चे में यही अंतर होता है। जो टॉपर बच्चा होता है उसको पता है कि क्या क्या दिक्कत आने वाली है, उसका वो अभी से ही निष्कर्ष, उसका सॉल्यूशन ढूंढना चालू कर देता है। और हम जैसे आप जैसे बच्चे जो है वो आग लगने पर मुंह खोदेंगे कि चलो रिवीजन का टाइम आ गया है। आप कुछ सुनता रहे कि भाई तू कैसे रिवाइज कर रहा है कि नहीं। तो रिवीजन के लिए मैं आपको एक सलाह दूंगा कि जब आप इतनी चीजों को फॉलो करेंगे तो सपोज आपने 100 क्वेश्चन लगाए, क्या वो 100 के 100 सवाल आपसे बन जाएंगे एक ही बार में? नहीं। हो सकता है कि आप 20 सवाल में फंसे, 20 सवाल के लिए आपको सॉल्यूशन के लिए पन्ने पलटने पड़े या मुझसे पूछना पड़े। तो उन सवालों पे निशान लगाते चलिए, निशान, क्योंकि क्वेश्चंस की सिलेक्शन करना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये बहुत जरूरी, क्योंकि सोचो जब आज से हम लोग 2 साल बाद जेईई के एग्जाम को देंगे तो क्या हमारे पास इतना टाइम होगा कि हम वापस से हर एक चैप्टर के 200 सवाल फिर से लगाएं? क्योंकि रिवीजन में थ्योरी पढ़ेंगे, बट थ्योरी पढ़ने के बाद सवाल भी कुछ तो करना पड़ेगा। अरे भैया 10 सवाल तो करने पड़ेंगे उस थ्योरी को पढ़ने के बाद। 10 सवाल कौन से 10 सवाल होंगे, ये तो सोचो, प्रॉब्लम क्या आएगी। तो मेरे भाई वो 10 सवाल वही सवाल होंगे जिन सवालों को आप पहली बार क्लिक नहीं कर पाए थे। क्योंकि इन 200 सवालों में से आपके पास पहली बार करते टाइम हो सकता है कि 50 सवाल आपसे ना बने। फिर आपका यहाँ पार्ट टेस्ट होगा, फेस टेस्ट होगा। फेस टेस्ट में आप उन 50 सवाल को फिर से देखोगे। फेस टेस्ट में आपको इतना टाइम नहीं होगा कि आप वापस से इन 200 सवालों को फिर से बना रहे हो। इतना टाइम होगा नहीं होगा भाई, कहां से होगा इतना टाइम, खुद सोचो। तो फेस टेस्ट में हम कौन से सवालों को पकड़ेंगे? वो 50 सवाल जो हमसे पहली बार में नहीं बने थे। और जब उन 50 को पकड़ेंगे तो हो सकता है कि सेकंड टाइम में उन 50 में से 30 खुद से बन जाए, 20 अभी भी ना बने। तो फिर हमने उन 20 पर निशान लगा दिया कि ये दूसरी बार भी समझ में नहीं आया, दूसरी बार भी नहीं बने। फिर दोबारा जब आप लोगों का फुल टेस्ट सीरीज चालू होगा तो फिर आप क्या देखोगे, उन 20 सवालों को देखोगे। तो गिनती जो है जो 50 से चालू हुई थी, फिर 30 पे आई, फिर 20 पे आई, आखिरी में 5-6 सवाल ऐसे रहेंगे। बाकी सवाल एक तरीके से आपको रट चुके होंगे। समझो इन बातों को। तो 5-6 सवाल जो होंगे वही आखिरी टाइम पे आपको बार बार देखना होगा हर चैप्टर के कंसेप्ट्स को पढ़ने के बाद, क्योंकि इतना समय नहीं होगा कि आप 200 सवाल 300 सवाल रिवीजन के टाइम में लगा रहे हो। क्योंकि रिवीजन में कुछ तो सवाल बनाओगे यार, वो कौन से सवाल होंगे, वो कौन से 10 सवाल होंगे? वो 10 सवाल हर बच्चे का अपना अपना होगा। वो 10 सवाल हर बच्चे को चुनना चालू करना होगा। तो सोचो, तो आपकी जो रिवीजन की जो इशू आने वाला है आज से 2 साल बाद, वो बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है। आपको ढूंढना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी उन 10 सवालों को खोजने के लिए। बार बार क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे लाइन से, तब जाके वो 10 से 15 सवाल जो आपको हमेशा फंसा रहे हैं वो निकल कर आएंगे। तब जाके हमारा रिवीजन का जो कंसेप्ट है उसमें हम कुछ हद तक अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि जेन्युइन प्रॉब्लम आने वाली है, ये आएगी, हर बच्चे को आती है, तुम अलग नहीं हो। तो तुम क्या कर रहे हो इसके लिए?
तुम्हारे 4 चैप्टर खत्म हो चुके हैं, मोल 1 खत्म हो गया, मोल 2 खत्म हो गया, गैसेस खत्म हो गया, एटॉमिक खत्म हो गया, 4 चैप्टर खत्म हो चुके हैं। क्या क्या तुमने अब तक इस चीज को लेके बताओ। तो तुम लोग सोचो कि कहां पर अभी हो और कहां पर हमें पहुंचना है। तो कम से कम इस चैप्टर से मेरे साथ रहो, इस चैप्टर से कुछ नियम बनाओ कि हमें थोड़ा सा अपने पढ़ाई में बदलाव लाना पड़ेगा। हमारे लिए प्रीवियस ईयर जो है इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। ये अगर नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, इसको करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ये है। तो आपको स्ट्रेटेजी बनानी है। यहाँ बैठ के पढ़ने से, मेरे पढ़ाने से नहीं होगा, स्ट्रेटेजी। IIT 2 साल बाद आपसे भिड़ने आ रहा है, आपसे लड़ने आ रहा है। या तो आप उसको हराओगे या आप वीर गति को प्राप्त होगे, 2 ही पॉसिबिलिटी है। तो आपकी क्या रणनीति है, आपके पास कौन कौन से अस्त्र शस्त्र हथियार है आपके पास जिससे आप उसको हराओगे, समझिए इन बातों को। तो आपको तैयार होना पड़ेगा। अच्छा एक और चीज, क्लैट होता है आप लोगों का। तो क्लैट में तुक्के मारते हैं आप लोग? नहीं मारते? तुक्का मारना चाहिए, इसी बता रहा हूँ, तुक्का मारना चाहिए। कभी सोचा था क्वेश्चन में तो उसमें सीधे सवाल चलिए फेस टेस्ट होगा अभी, है कि नहीं, और AITS भी होगा अभी, तो तुक्के मारने चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि तुक्के मारने चाहिए? क्योंकि आप थोड़ा सा लॉजिकल सेंस सोचिए कि जब बहुत बार ऐसे सवाल सामने आते होंगे, जब उन 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन हमने हटा दिए, सिर्फ कितने ऑप्शन बचे? 2। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो खास करके ऐसा होता है, बिकॉज फिजिकल केमिस्ट्री में तो सॉल्व करके एक्यूरेट आंसर आ जाएगा, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं उसमें ऐसा होता है कि भैया ये ऑप्शन तो कभी जिंदगी में नहीं होगा, ये भी कभी नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक क्या है, सही है। ऐसा फीलिंग आती है। मतलब आप लोगों ने 10th में MCQs हॉट्स वगैरह दिए होंगे, तब ऐसा लगा होगा कि जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें तो श्योर शॉर्ट आंसर आ जाता है, लेकिन जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो केमिस्ट्री में और फिजिक्स में आते हैं, उन सब सवालों में ऐसा होता है कि हम कई बार 2 ऑप्शन को हटा पाते हैं और 2 ऑप्शन के बीच में फंस जाते हैं, होता है ऐसा। तो मान लो मैं ऐसा बोलता हूं कि हमारे पास 10 ऐसे सवाल हैं, टोटल 75 में से 10 सवाल तो ऐसे हो ही जाते हैं आराम से, जहां हमने 2 ऑप्शन को हटा दिया और 2 ऑप्शन बच गए। तो जनरली बच्चा उन 10 सवालों को छोड़ देता है, वो बोलता है कि नेगेटिव नहीं कराना, हमें बचपन से सिखाया गया है, हम तुक्का नहीं मारेंगे। मैं खास करके इन सवालों के लिए बोल रहा हूं कि तुक्का मारो। क्यों बोल रहा हूं कि इस 10 में से कितने ऑप्शन सही हैं, मतलब एक सही और एक गलत, 2 ही ऑप्शन बचे हैं इसमें, 2 तो हमने काट दिए इसमें से। तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स प्रोबेबिलिटी क्या बोलती है कि 5 सही होंगे और 5, लेकिन प्रोबेबिलिटी सही नहीं है। वो तो जब सैंपल साइज लार्ज हो तो उसका सही होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। यहाँ कितने सवाल है? 10 सवाल। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि मान लो कि 10 में से 2 सही है तो कितने मार्क्स मिल जाएंगे आपको, और बाकी अगर 8 गलत भी हुए तो कितना हो जाएगा? -8। नेट क्या हो गया? मतलब मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी बोलती है कि 10 में से 5 सही होंगे, 5 गलत होंगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि 10 में कितने सही होने चाहिए? 2। तो 10 में अगर 2 तुक्के भी सही बच गए तो +8, और 8 गलत भी हुए तो -8, नो प्रॉफिट नो लॉस। और अगर 10 में से 2 सवाल हम छोड़ने वाले थे, अगर 3 तुक्के सही बच गए तो कितने मार्क्स हो जाएंगे? +4। अब +4 में रैंक तो लाखों की सक जाती है भाई, लाखों की सक जाती है। तो सोचो, अच्छा किसी का मन आ रहा हो सर हमारे 10 के 10 गलत हो गए, तब क्या करेंगे? तब क्या हम आपको गरियाएं सब नहीं भाई, उससे कोई फायदा नहीं है। उसके लिए आप मंदिर जाइए, अपने अपने 10 में अगर 10 के 10 तुक्के गलत हो रहे हैं, इसका मतलब तुम्हारी किस्मत खराब है। तब तुम शनिवार को तेल चढ़ाओ शनि भगवान को, मंगलवार को मंदिर जाओ, अंगूठियां 3-4 को पहनो कि 10 में 2 तुक्का भी सही नहीं बज रहा है, प्रभु कुछ तो कृपा करो कि 2 तुक्के तो सही बजे। तो भाई मैं तो सिर्फ 10 में 2 तुक्के सही होने की बातचीत कर रहा हूँ, और इतना भी अगर नहीं तो फिर तुक्का मत मारना भाई, तुम्हारी हाथों की लकीर में नहीं है भाई मेरे। कई बच्चे पूछते हैं कि सर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हमारे ऑप्शन में लिखे हुए हैं 40.01, 40.02, 40.03, 40.04, तुम कैसे सॉल्व करेंगे? मैं ये बोलता हूँ कि जब फिजिकल का सवाल आए तो न्यूमेरिकल्स वैल्यू को मतलब फटाफट राउंड ऑफ करके क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करो, क्योंकि 4 ऑप्शन बहुत दूर दूर होते हैं, तो तुम्हारा आंसर तुम्हें जल्दी से दिख जाएगा। पूरा एग्जैक्टली रूट सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, फटाफट वैल्यू अप्रोक्सीमेट की क्वेश्चन सॉल्व के कहानी खत्म। और उसी के लिए जरूरी क्या है? नीट के भी भाई, क्योंकि यहाँ तो अपनी स्पीड को दिखाना पड़ेगा। 1 मिनट में 1 सवाल है भाई, खत्म, कहानी खत्म। 1 मिनट में आप 1 सवाल नहीं बना पाए मतलब आप 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं कर पाइएगा, क्वेश्चन खत्म।
खराब है यार, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, किस्मत खराब है तुम्हारी। तो ये बोलो कि भैया आप तुक्के मार सकते हैं, अगर आप 10 में से कितने सही बना रहे हैं, मतलब 10 में अगर 2 भी सही हो रहे हो, तो भैया हमारी किस्मत हमारे साथ है कि नहीं है, इसको टेस्ट करने का टाइम आपके जो फेस टेस्ट होंगे, जो AITS होगा, इससे अच्छा क्या होगा? अगर आपको यहाँ दिख रहा है कि 10 में 10 गलत हो जा रहे हैं, तो भैया फाइनल एग्जाम में तुक्के मत मारना। यहाँ लग रहा है कि 10 में 4 सही हो जा रहे हैं, भगवान हमारे साथ है, तो जय माता दी, देखा जाएगा। तो मंदिर भी जाया करो, तुक्के भी मारो, देखो सब बढ़िया रहेगा। पुण्य कमाओ भाई, पुण्य कमाओ, दिल मत तोड़ो किसी का, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि तुक्के मारना जरूरी है, बट इट शुड बी कैलकुलेटिव रिस्क, और उन्हीं सवालों में जब आप 2 ऑप्शन को हटा चुके हो, बिकॉज मैथ हमारे साथ है, प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से हमारे साथ है, और वर्स्ट केस में ये ले रहा हूं, ठीक है? वर्स्ट केस में ये ले रहा हूं कि भैया 2 तो कम से कम सही, 10 में से 2 सही हो जाएंगे यार, इतना तो मतलब भरोसा रखो अपने ऊपर भाई मेरे, इतना भरोसा रखो कि 2 तो सही हो जाएंगे। इसलिए तो आपको अपनी अप्रोच को ठीक करना पड़ेगा, बातों को समझिए, आपको अपने हथियारों को तैयार करना पड़ेगा। एग्जाम आ रहा है, 2 साल बाद IIT आएगा, रौंद के निकल जाएगा। आप हमको बोलते रहो कि इस क्लास में 45 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, एक बच्चा भी इस क्लास से अगर JEE एडवांस में रैंक ले आता है, वो इस क्लास के लिए बहुत गर्व वाली बात होगी। सच्चाई तो यही है, सच्चाई यही है भाई, चाहे तुम्हें सुन के अच्छा लगे चाहे खराब लगे, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुम सब JEE एडवांस निकाल लो, पॉसिबल ही नहीं है। तो बाकी बच्चे क्या करेंगे अगर तुम सब निकाल लोगे तो? क्योंकि तुम सबका मेहनत का लेवल बहुत बेकार है, तुम बहुत अभी मतलब चीजों को हल्के में लेके चल रहे हो, बहुत ज्यादा हल्के में, और जितना जल्दी रियलाइज करोगे उतना अच्छा रहेगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, ये तुम्हारे ऊपर है। तो ये मेरी प्रायोरिटी है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है? अच्छा, नीट और JEE मेन की कौन सी किताब आप लोग खरीद सकते हैं? जैसे मैं प्रेफर करता हूँ, ऐसा मत सोचना, जैसे बिहार के बच्चे बहुत सोचते भी हैं कि मैं कुछ नाम बताऊंगा तो मुझे उस किताब से कमीशन मिलेगा, ठीक है? मैं सिर्फ किताब का नाम बता रहा हूँ, दुकान नहीं बता रहा हूँ कि उसी दुकान में उसी दुकानदार से नीरज नाम है उसका, वो किताब तुम्हें देगा और वो पर्ची में लिख के जगह इलेक्शन रहे थे, नहीं, ठीक? मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि भैया के बच्चे कुछ सोचते हैं भाई, सोच रहे सर नाम बताने के बाद सर कमीशन मिलेगा इसमें, नहीं भाई, आप जहाँ मर्जी वहां से लीजिए, कहीं से मंगा लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो किताब जो मार्केट में अच्छी चल रही है, तो नीट के लिए आप किताब ले सकते हैं MTG की, ठीक है? मार्केट में ऑफलाइन स्टोर में जो किताब अवेलेबल है 34 ईयर वाली है, और Amazon फ्लिपकार्ट पे 35 ईयर वाली मिल जाती है। तो 35 वाले में जो इस साल जो नीट हुआ था उसके क्वेश्चंस भी डले हुए हैं, अभी हुआ था ना नीट जस्ट 2022 वाला जुलाई में, हाँ, तो वाले क्वेश्चंस उसमें डले हुए हैं। तो नीट 2022 वाली किताब आप ले सकते हैं, उसमें टोटल आपको 35 ईयर्स वाली किताब MTG मिल जाएगी, वो लगभग 250 के आसपास की किताब है, 250 से 300 किताब, आप ऑनलाइन उसको मंगा सकते हैं। इस ऑफलाइन स्टोर्स में सिर्फ 34 ईयर्स वाली मिल रही है अभी, ठीक है? तो ये आपके ऊपर है, ज्यादा क्वेश्चन, क्योंकि 45 क्वेश्चन ही ऐड होंगे केमिस्ट्री के, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो 34 या 35 कोई भी आप ले लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। JEE मेन के लिए आप किताब सकते हैं आर्यहंत वाली, लेकिन आर्यहंत में एक सुना, बातों को ध्यान से, आर्यहंत में एक किताब आती है जिसमें JEE मेंस और JEE एडवांस दोनों है, और एक सिर्फ कौन सी आती है JEE मेन की, जिसमें दोनों है। उसमें दिक्कत क्या है ना कि उसकी मोटाई और जिसमें JEE मेन है उसकी मोटाई, दोनों की मोटाई सेम है। इसका मतलब क्या है कि जिसमें मेंस और एडवांस दोनों है उसमें सवाल की संख्या क्या है, कम है। तो मैंने सिर्फ ये बोला कि एडवांस के लिए जो आपको FIITJEE का मॉड्यूल मिलेगा वो सबसे बेस्ट है। तो JEE मेन के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन सी किताब लेंगे आप, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, JEE मेन ही हो, उसमें JEE एडवांस ना, ठीक है? अरिहंत की सही रहती है, तो अरिहंत का JEE मेन ले लेना, ठीक है? MTG का नीट का ले लेना, ठीक है? ऑनलाइन 35 ईयर्स वाली अवेलेबल है, ऑफलाइन में 34 है, कोई भी उठा लेना, कोई दिक्कत वाली बात है, जो सस्ती पड़े वो उठा लेना, अच्छा रहेगा, ठीक है? NCERT आप लोगों के पास है ही, एग्जाम्पलर मोबाइल से निकाल लेंगे, आराम से सवाल बन जाएंगे उससे, एडवांस FIITJEE दे देगा, NTA का ऐप हमारे पास है, उसको फिलहाल के साइड में रखते हैं, ठीक है? उसको भी अगर आप चाहें तो हर चैप्टर के लिए टेलीग्राम पे उसके चीजें PDF मिल जाती हैं, आप प्रिंट आउट निकाल के उसका काम अपना कर सकते हैं चाहे तो, बट ये मैंडेटरी। मैं क्लास में क्या क्या डिस्कस करूंगा, ये मेरी प्रायोरिटी है, और इनको इसी सीक्वेंस में करना है। एक आध बच्चे ऐसे थे जो मेरे कंकड़बाग वाले बैच में, उन्होंने NCERT बनाई नहीं, नीट बनाई नहीं, इसलिए JEE में लगा दिया,
उनके जेब में सवाल हुए भी नहीं, क्योंकि सवालों को जब आप पढ़ते होंगे करते होंगे तो हर सवाल में एक लैंग्वेज होती है। वो लैंग्वेज हमें समझ में तभी आती है जब हम उस तरह के सवालों को देखते जा रहे हों। धीरे धीरे लेवल को बढ़ाना होता है। इसीलिए हमेशा पहले क्या करेंगे आप एनसीईआरटी, फिर क्या करेंगे आप नीट, और फिर क्या करेंगे आप जेईई। पहले इसको उठा लेंगे तो ऑब्वियस बात है कि सवाल की लैंग्वेज आपको परेशान कर देगी, तो आपके सवाल नहीं बनेंगे, फिर आप खुद को कोसेंगे, मुझे कर आएंगे, कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है, तो पहले एनसीईआरटी, देन पीवाईक्यूज एंड देन जेईई मेंस के सभी सवालों को करना होगा। कोई दिक्कत इसमें? तो इस सीक्वेंस में फॉलो करूंगा। तो ये 3 के लिए मैं इस चैप्टर से आप लोगों के अलग से डाउट क्लास रखूंगा। जो बच्चे बनाएंगे वो इंटरेस्टेड होंगे वो आ जाएंगे। तो इसका मेनली हम नेक्स्ट वीक ही डिस्कस करेंगे। तो आज आपका दिन हो रहा है ट्यूसडे, ठीक है, आप इसको आज या कल तक ऑर्डर कर दीजिए। ऑफलाइन जिसको मिल रहा है ऑफलाइन ले लो, जिसको ऑनलाइन मिल रहा है ले लो, ताकि बाई सैटरडे संडे आपके पास आ जाए। ये चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है, 2 से 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। हमारी क्लासेस शायद इस हफ्ते कितनी है, 2 है या 3 है? 3 है। तो इस हफ्ते हमारे चैप्टर लगभग खत्म हो जाएगा। तो मंडे को आप बैठ के इसके सवालों को आराम से लगा सकते हो, आपका काम भी हो जाएगा, और नेक्स्ट वीक मैं इसको डिस्कस भी करूंगा। कोई दिक्कत इसमें किसी को? ठीक है, तो इन 3 चीज के लिए अपने आप को तैयार करिए। इसके अलावा अगर आपका कंसर्न एलसीए को लेकर है, पैकेज को लेकर है, तो उसके डाउट्स जो हमारी पहली क्लास होगी 3:30 बजे जिस दिन, उस दिन आप 3 बजे में आ जाऊंगा यहाँ पर, तो उसके डाउट्स में नॉर्मल तरीके से ही लूंगा। बट इन 3 के डाउट्स के लिए मैं अलग से आपकी क्लास रखूंगा। कोई दिक्कत इसमें किसी को? ये 3 मेरा कंसर्न है, मेरी प्रायोरिटी है कि जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ कम से कम प्रीवियस ईयर को बनाते हुए चले। ठीक है, बहुत ज्ञान हो गया, कंटिन्यू करें फिर? कोई दिक्कत है मुझे बताइए। ठीक है, चलो। हाँ, तो मेनली पीरियोडिक टेबल में हमारे पास पीरियड्स कितने थे गिनती करो। तो मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास पीरियड्स जो थे मेरे भाई वो 7 थे, और ग्रुप्स कितने थे टोटल? 9 बताया ना, 0 से लेके 8 तक। तो 0 से 8 तक जो ग्रुप 0 था, इसको बाद में साइंटिस्ट ने ऐड किया, उनका नाम था रामसे एंड रेले। और इस ग्रुप में, ग्रुप 0 में मेनली रखे गए नोबल गैसेस। क्या रखे गए बोलो? नोबल गैसेस। उसके बाद एक और पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो ये हो जाता है कि मेंडली भाई साहब बहुत दूरदर्शी थे, बहुत दूरदर्शी थे। जैसे मान लो अगर मैं किसी सीक्वेंस को अरेंज कर रहा हूँ, मैंने लिखा 1, फिर लिखा मैंने 3, फिर लिखा मैंने 5, फिर लिखा 7 के बाद मुझे नंबर दिख रहा है अगला 11। इसका क्या मतलब है कि बीच में क्या होगा बोलो? कोई नंबर आया होगा, है कि नहीं? जो नंबर अभी मुझे फिलहाल पता नहीं है, लेकिन बीच की सीरीज में अरेंज करते टाइम कोई ऐसा नंबर होगा वहां पर जो मुझे फिलहाल नहीं पता, लेकिन बाद में खोजा जाएगा। तो मेरे भाई मेंडली भाई साहब जो थे वो बहुत दूरदर्शी थे कि जब उन्होंने चीजों को एटॉमिक मास के हिसाब से या एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज करना चालू किया, तो उन्होंने देखा कि कहीं कहीं पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, तो वहां पर उन्होंने जगह खाली छोड़ दी। ठीक है, और वो एलिमेंट्स बाद में खोजे गए। अब जानते भी होंगे, पढ़ा हुआ आपको 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में आता सवाल इसके ऊपर। कौन कौन से एलिमेंट बताओ? मैं लिखता हूं एका बोरोन, एका सिलिकॉन, एका मैंगनीज है। हाँ है बताते हैं, चिंता मत करो, बिल्कुल। एका बोरोन को क्या बोलते हैं हम लोग? गैलियम नहीं है, मैं भूल रहा हूँ, ये सब 10th क्लास वाले में पढ़ाते हैं। हाँ, स्कैंडियम बोलते हैं। एक का मैग्नीज को बोलते हैं टेक्नीशियम, सही बोल रहा हूँ ना भाई? एक का सिलिकॉन को बोलते हैं जर्मेनियम, और एक का एल्यूमिनियम को बोलते हैं गैलियम। ये 4 होते हैं। तो एका बोरोन, एका सिलिकॉन, एका मैंगनीज एंड एका एल्यूमिनियम। एका बोरोन को क्या बोलते हैं हम लोग? स्कैंडियम। एका सिलिकॉन क्या बोलते हैं? जर्मेनियम। एका मैंगनीज को क्या बोलते हैं? टेक्नीशियम। टीसी सिंबल क्या है इसका? मैं तो इसको साफ साफ लिख देता हूं, एका मैंगनीज।
Tc, टेक्नीशियन. एंड द लास्ट वन इज एका एल्यूमिनियम, इसको हम क्या बोलते हैं, गैलियम. तो ये एलिमेंट्स के लिए उसने उस टाइम पे जगह छोड़ दी थी, ये बाद में खोजे गए और इसको यहाँ पे अरेंज किया गया. दिस इज रिगार्डिंग दी वो एलिमेंट्स जिसकी उसने जगह छोड़ी थी. फिर उसने कुछ एलिमेंट्स का ना एटॉमिक मास भी करेक्ट किया था, हमने पढ़ा होगा ऐसा. यार 10th क्लास में ना जब मेंडली पढ़ाया जाता था तो आपके टीचर ने पढ़ाया होगा 4 मेरिट्स ऑफ मेंडली प्रोडक्ट टेबल एंड 4 डीमेरिट्स. कुछ याद आ रहा है ऐसा? 10th पास किया है कि नहीं? तो वहां पर 4 मेरिट्स और 4 डीमेरिट्स सिखाए गए थे. तो मेरिट में पहला हम लोग मेरिट यही गिनाते हैं कि भाई साहब ने पहला कॉम्प्रिहेंसिव अटेम्प्ट किया था चीजों को, एलिमेंट्स को अरेंज करने का. ठीक है. दूसरा मेरिट ये बताते हैं हम लोग कि भाई उसने जगह छोड़ी थी उन एलिमेंट्स के लिए जो एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर हुए. तीसरा मेरिट हम लोग ये बताते हैं कि उसने बहुत सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास करेक्ट किया. ठीक है. जैसे ऑस्मियम का पढ़ा होगा आप लोगों ने या इंडियम पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो ऑस्मियम और इंडियम का उसने एटॉमिक मास करेक्ट किया. ठीक है. ये उसके मेरिट्स हो गए. उसके डीमेरिट्स क्या हो जाएंगे? डीमेरिट्स में ध्यान से, उसने आइसोटोप्स की पोजीशन नहीं बताई, उसने हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं बताई. आपने पढ़ा होगा एनोमलस पेयर. उसने जब चीजों को अरेंज किया तो चीजों को अरेंज करते टाइम क्या हुआ कि उसका रूल क्या था कि चीजों को अरेंज करना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास. बट उसने अपने ही रूल को कई जगह पर फॉलो नहीं किया. जैसे केस कौन सा था बताओ? आर्गन और पोटेशियम का. हाँ, तो आर्गन एंड पोटेशियम. आर्गन का मास कितना होता है? 40. और पोटेशियम मास कितना होता है? तो पहले कौन आना चाहिए था? पोटेशियम. फिर कौन आना चाहिए था? आर्गन. तो इन तरह के पेयर्स को हम लोग क्या बुलाते हैं? एनोमलस पेयर्स. ठीक है. तो इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट लिखो, फटाफट लिखो. पहला पॉइंट ये लिखो जल्दी से फटाफट कि भैया मेंडली पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं? जल्दी लिखते रहो फटाफट. 7. ग्रुप कितने हैं? 9. कहां से कहां तक? 0 से 8 तक. ग्रुप 0 किसने ऐड किया था बाद में? रामसे एंड रेले, LEIGH. और ग्रुप 0 में क्या थी थी बताइए? नोबल गैसेस. ठीक है. फिर इसके मेरिट्स की बात कर लेते हैं. देखिए मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. इसकी मेरिट्स क्या क्या थी हमारे पास? तो पहला मेरिट क्या बोला मैंने आपको? कॉम्प्रिहेंसिव अटेम्प्ट. लिखिए फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव अटेम्प्ट फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. दूसरा लिखिए he left gaps for certain elements like इन चारों का नाम लीजिए. ए का बोरोन, ए का सिलिकॉन, ए का मैंगनीज एंड ए का एल्यूमिनियम. इन चारों का नाम लिख लो. ए का बोरोन, ए का सिलिकॉन, ए का मैंगनीज, ए का एल्यूमिनियम. और आज के टाइम में एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? ठीक है. फिर लिखिए अगला थर्ड मेरिट. तीसरा मेरिट लिखिए he corrected the atomic masses of certain elements. He corrected the atomic masses of certain elements like beryllium, osmium and indium. Beryllium, osmium and indium, इसका उसने एटॉमिक मास करेक्ट किया था. ये उसके मेरिट्स हो गए. तो 3 मेरिट्स मैंने आप लोगों को लिखवाए. ठीक है. बेरिलियम, ऑस्मियम एंड इंडियम. अब लिखिए डीमेरिट्स के फटाफट. डीमेरिट्स ये स्टार्टिंग थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट है इस चैप्टर में. जैसे ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चालू होगा तो बहुत कुछ कंसेप्ट्स हैं वहां पर. लिखिए डीमेरिट्स. पहला डीमेरिट लिखिए पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स वर नॉट फिक्स्ड. आइसोटोप का पोजीशन फिक्स नहीं था. पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स वर नॉट फिक्स्ड.
दूसरा लिखिए, सेकेंड, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वॉज नॉट फिक्स्ड, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वॉज नॉट फिक्स्ड। तीसरा लिखिए, he himself did not followed his law. He himself did not followed his law strictly. एग्जाम्पल क्या देगा बताइए? आर्गन एंड पोटेशियम फॉर एग्जाम्पल, कोबाल्ट निकल भी डाल सकते हैं आप लोग। दो एग्जाम्पल और ध्यान नहीं हो रहा, थोरियम और नहीं, ये पैलेडियम नहीं होता यार। ठीक लिख लो, दांत जोड़ के दो एग्जांपल लिख लो। हाँ हाँ, टेलुरियम और प्लूटोनियम भी था, राइट। टी एंड पीओ, टी और आई ध्यान नहीं, कोई बात नहीं, लिख ले भाई, कोई नहीं पूछेगा इसको यार, जब 10th क्लास के एनसीईआरटी वाला है सब। ठीक है, आर्गन, पोटेशियम, कोबाल्ट, निकल एंड टेलुरियम एंड पोलोनियम। चलिए ठीक, अब इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट हुआ, उसको बोलते हैं मूसले एक्सपेरिमेंट। ठीक है, वो क्लास 10th के एनसीईआरटी में, वो आपको फिजिक्स में अच्छे से पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स का पार्ट है वो। सिर्फ टॉपिक डाल लो मूसले एक्सपेरिमेंट और आधा पेज छोड़ देना उसके लिए। जब तुम फिजिक्स में पढ़ोगे उसको, तो सिर्फ उसका जो फॉर्मूला आएगा उसको यहाँ नोट कर लेना। ठीक है, मूसले एक्सपेरिमेंट, MOOSLEY, मूसले एक्सपेरिमेंट, मूसले एक्सपेरिमेंट। अब हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। अब समय आ चुका है कि हम चीजों को कंसेप्ट के हिसाब से पढ़े। हिस्ट्री, इतिहास खत्म हुआ, अब ध्यान देंगे सब। पहले मैं एक पूरा टेबल बनाऊंगा, आप लोग भी बनाएंगे उसको। जब मैं बनाने के बाद, अभी सिर्फ समझेंगे ध्यान से, सुनना ध्यान से कि पीरियोडिक टेबल का, यहाँ देखो, पीरियोडिक टेबल का जो चित्र होता है, ये ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, सब समझेंगे। पर मेरे बनाने के बाद ही इसको बनाइएगा। जब मैं अपनी बातें पूरी खत्म कर लूं तब। ठीक है, यहाँ ध्यान दें आप सब लोग। मेरे भाई, यहाँ पे रखा गया हाइड्रोजन अलग से। क्या रखा है हम लोगों ने यहाँ पर? हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा ये लाइन सेम है। ठीक है, ये ऊपर थोड़ा सा। ठीक है, समझिएगा बातों को। जो कॉलम्स है उनको बोला गया ग्रुप्स। जल्दी बोलो, क्या बोला गया? कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। एक साइड पीरियोडिक टेबल होगा, दूसरी साइड उसकी बातें होंगी यहाँ पर। तो ग्रुप्स कितने हमारे पास? 18। जो पीरियड्स हैं कितने हैं? 7। पीरियड नंबर 2 3 4 5 6 7। तो कितने पीरियड्स हैं? 7। मन में आ रहा है पहला पीरियड कहाँ है? ये था ऊपर वाला, दिख रहा है ये वाला, हाइड्रोजन और हीलियम। यहाँ पे कौन सी गैस है? हीलियम। तो ये हमारा इसके ऊपर फर्स्ट पीरियड है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ग्रुप 1 और 2 को कहा जाता है एस ब्लॉक। 3 से लेके 12 तक डी ब्लॉक, 13 से 18 तक पी ब्लॉक। यहाँ लिख रहा हूं, देखो ध्यान से। तो एस ब्लॉक कौन कौन से, जल्दी बोलते जाओ। 1 2, सीखना ध्यान से, सीखना। पी ब्लॉक कौन सा है? अबे पी 13 से 18। और मेरे भाई डी ब्लॉक कौन सा है? 3 से 12। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, सभी ध्यान दो। एस में कितने डब्बे बनते थे? अरे क्वांटम मॉडल, एस में कितने डब्बे बनते
थे? एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन? इसीलिए भैया एस ब्लॉक में दो ग्रुप्स हैं, पहला और दूसरा। दिखाई दिया आप लोगों को? मेरे भाई पी 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 कितने डब्बे बनते थे? तीन डब्बे कितने इलेक्ट्रॉन? 6। इसीलिए आपको पी ब्लॉक में टोटल ग्रुप की संख्या कितनी मिल रही है? कहां से कहां? 13 से 18। लॉजिक क्लियर हो रहा है? चीजें जुड़ रही है आपस में? देखते चलो। डी ब्लॉक कितने डब्बे बनते थे? 5 डब्बे कितने इलेक्ट्रॉन? 10। इसलिए 3 से लेके 12 तक टोटल संख्या 10, 6, 2 कितना हो जाएगा? 18। तो कितने ग्रुप्स हो गए हमारे पास? 18। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने यहाँ कितनी डंडियां खींची हैं, इसको बोलते हैं ब्लॉक। क्या बोलते हैं इसको? तो अगर मैं आपसे पूछूं कितनी डंडियां खींची हैं, बता सकते हो कितनी होगी? 14। कितनी होगी? 14 होगी। एफ में कितने डब्बे बनाते हैं? 7। तो 7 डब्बे मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? पीछे वालों कितने? 14। तो कितने लाइनें होंगी यहाँ पर? 14 लाइनें। बात क्लियर है यहाँ तक? तो इसको क्या बोलते हैं? कौन सा ब्लॉक है? जल्दी बोलो। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? कितने ग्रुप टोटल? पीरियड कितने? एस ब्लॉक में कितने होते हैं? 2 होते हैं। पी में कितने ग्रुप होते हैं? हाँ। तो अब हमें इसे रटना नहीं पड़ेगा, हमें याद है कि टी ब्लॉक में 3 डब्बे 6 इलेक्ट्रॉन। तो कितने ग्रुप? 6 ग्रुप। डी में 5 डब्बे मतलब 10 इलेक्ट्रॉन मतलब 10 ग्रुप। एस में एक डब्बा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 ग्रुप। किस्सा खत्म। कोई दिक्कत? ऐसे याद करना है, ऐसे रखने बैठोगे दिमाग खराब हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा सुनना ध्यान से आगे। यहाँ देखो, तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीशियम, फ्रेंशियम। मैं साथ साथ पढ़ेंगे इसको। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीशियम, फ्रेंशियम। ली ना की रब से फरियाद याद किया होगा आप लोगों ने? बोलो एक बार जल्दी से। ली ना की रब से फरियाद। जल्दी बोलेंगे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीशियम, फ्रेंशियम। ली ना की रब से फरियाद। तो ये होता है ग्रुप 1। कौन सा ग्रुप? जल्दी बोलो। ग्रुप 1 को प्यार से क्या बुलाते हैं? हमने देखा था अभी लोथर में वाले भाई साहब ने कार में देखा था। तो क्या बोलते हैं तो प्यार? जल्दी बोलो। ग्रुप 2 में आते, सुनना ध्यान से। यहाँ आता है बेरिलियम। बोलो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। है कि नहीं भाई? जल्दी बोलो। बेटा जल्दी बोलो रे। मांगे। आवाज नहीं आ रही तुम्हारे अंदर से? कार्ड चाहिए तुमको? तुम कार्ड लेके खुश रहो। कन्या वाले कन्या लेके खुश रहेंगे, लड़कियां बोली सर हमारा वाला कहाँ है? ठीक है चलो भैया। तो बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। जल्दी बोलो। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो मेरे भाई ये कौन सा ग्रुप है? ग्रुप 2। क्या बोलते हैं प्यार से इसको? बहुत बढ़िया दोस्तों, तो इसको प्यार से बुलाया जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या ये बात समझ में आती है? आइए 13 में आते हैं। 13 में यहाँ आता है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है बोले एक साथ में साथ। बोले बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। फिर से बोले बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो आप जाते सब्जी मंडी तो बैगन, आलू, गाजर इन थैला। जल्दी बोलो। बैगन, आलू, गाजर इन थैला। और सुनो ध्यान से, ये ग्रुप 13 है। कौन सा ग्रुप है? इस ग्रुप 13 का सरदार कौन है? तो इसको बोलते हैं बोरोन फैमिली। क्या बोलते हैं? बोलो। इस खानदान का सरदार कौन? बोरोन। क्या बोलेंगे इसको? बोलो। बोरोन फैमिली। क्या बोलेंगे? बोरोन फैमिली। 14 में आ जाओ। 14 में यहाँ ध्यान देंगे सब लोग। यहाँ आता है कार्बन, यहाँ आता है सिलिकॉन, यहाँ आता है जर्मेनियम, यहाँ आता है टिन, यहाँ आता है लेड। सुनो ध्यान से बोलो। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन। क्या है? जल्दी बोलो। क्या है? एसन मतलब टिन। ये क्या है? लेड। सुनो ध्यान से इसका। तो ये मान लो मुझे गरियाने का मन करता तुम लोगों को ऐसा, मैं जानता हूँ पर चलो ठीक है, इट्स फाइन। तो केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम। बोलो एक बार। केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम। फिर से एक बार। केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। इस ग्रुप का खानदान का सरदार कौन है? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे?
फैमिली, हाँ या ना? चलो आ जाओ 15 में, 15 में मेरा भैया आएगा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, सुनना ध्यान से। नाइट्रोजन बोलो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। दोबारा एक बार बोलो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो वे सुनना ध्यान से। नई पड़ोसन आने से सब बिगड़े। जल्दी बोलो, नई पड़ोसन आने से सब बिगड़े। जल्दी दोबारा से, नई पड़ोसन आने से सब बिगड़े। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इस खानदान का सरदार कौन? क्या बोलेंगे? अच्छा, इसका प्यार से एक और नाम है, हाँ, इसको बोलते हैं या तो नाइट्रोजन फैमिली, या इसका प्यार से एक और नाम है निकोजेंस। निकोजेंस से पी साइलेंट होता है। पी क्या होता है? साइलेंट। PNICOGENS। तो निकोजेंस क्या लिखा है? जल्दी बोलो, निकोजेंस। ठीक है, दोबारा याद करते हैं फटाफट। ली, जल्दी बोलो, ली ना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बैगन आलू गाजर इन पहला, केमिस्ट्री सर गिव्स सबकी प्रॉब्लम, नई पड़ोसन आने से सब बिगड़े। ठीक है, अब जब बिगड़ जाओगे तुम तो पढ़ाई लिखाई तो करोगे नहीं। अब ये सही बात है, नहीं सर, लौंडे की भावना अंदर से बाहर निकल है कि नहीं? चलिए, तो अगर हम बिगड़ जाएंगे तो पढ़ाई लिखाई होगी नहीं। अब पढ़ाई लिखाई होगी तो एग्जाम हॉल में क्या करोगे? सामने वाले से टेपोगे। टेपना मतलब क्या होता है? चीटिंग करना। और यहाँ देखो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। सुनना ध्यान से, बोलो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलूरियम, टेलुरियम, पोलोनियम। उस से टेपो, उससे टेपो, बोलो, उस से टेपो, उस से टेपो। ठीक है, सुनो ध्यान से, यहां देखो मेरे भाई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। अच्छा, ग्रुप 16, ग्रुप 16 का सरदार कौन? इसलिए क्या बोलेंगे इसको? एक और नाम होता है चैल्कोजेंस। क्या बोलते हैं? बोलो, क्या बोलते हैं? चैल्कोजेंस। याद रखना। तो दो नाम बताए, ऑक्सीजन फैमिली या फिर चैल्कोजेंस। 17 बोलो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। ठीक है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। ठीक है, सुनो ध्यान से। फिर कल बाहर आई आंटी, चलो बोलो जल्दी से। फिर कल बाहर आई आंटी, दोबारा से बोलो, फिर कल बाहर आई आंटी, दोबारा से बोलो, फिर कल बाहर आई आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। अच्छा, ग्रुप 17 को इनका सरदार कौन है वैसे? फ्लोरीन। पर इनको हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से? हैलोजेंस। क्या बोलते हैं? बोलो, याद रहेगा। अच्छा, 18 पे आ जाओ, 18 पे। तो यहाँ पे आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन। ठीक है, तो भैया, हाँ, तो हीना, नीना और करीना हीरोइन है भाई, है ना। हम जैसे सादे इंसानों का एक्सरे कैसा आता है? ब्लैक एंड व्हाइट। इनका एक्सरे कैसा आता है? रंगीन। देखो, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। ठीक है, बोलो दीदी, बोलो, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन। और मेरे भाई सुना है, इनका आपको एटॉमिक नंबर भी याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नंबर होता है 2, इसका 10, इसका 18, इसका 36, इसका 54, इसका 86 और आखिरी नंबर होता है 118। कितना होता है? हमने बात की थी कि हमारे पीरियोडिक टेबल में कुल मिला के कितने एलिमेंट्स हैं? 118। सुनो जल्दी बोलो, कितना? 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। अच्छा, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक। क्या बोलते हैं इसको? डी ब्लॉक। यार सब कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। मैं जो चीजें हमारे लिए जरूरी है एग्जामिनेशन में उतना ही बनाऊंगा, मैं पूरा भरूंगा नहीं इसको। सुना ध्यान से, यहाँ आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, क्वार्ट्ज, निकल, कॉपर, जिंक।
याद होगा आप लोगों को ये भी याद आता है यार, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। और सुनो ध्यान से, जिंक के नीचे आता है कैडमियम एंड मरकरी। जिंक के नीचे क्या आता है बोलो? जिंक, कैडमियम, मरकरी। बोलो जिसे जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिंक, कैडमियम, मरकरी। अच्छा, पुराने जमानों में पहले तांबे के सिक्के चलते थे, कॉपर के, लोग थोड़ा अमीर हुए, फिर सिक्के किसके आए? एल्युमिनियम बोलते हैं मैडम, सिल्वर के। अमीर होना है बेटा, फील ही नहीं आ रही मैडम अमीर वाली। 2 लाख रुपए यहाँ दे दिया, कहाँ से अमीर बचेगी? चलिए कोई बात नहीं। तो पहले हमारे पास तांबे के सिक्के चलते थे, फिर लोग थोड़ा अमीर हुए, तो सिक्के चले किसके हुए भाई? फिर लोग थोड़ा और अमीर हुए, गोल्ड। तो यहाँ पे इनको प्यार से कहा जाता है कॉइनेज मेटल्स। क्या बोलते हैं बोलो? इनके सिक्के चलते थे। अच्छा, क्लास 10th में एक चैप्टर है कार्बन एंड इट कंपाउंड, उसका आधा हिस्सा कटवा दिया गया था। उसमें एक रिएक्शन जिसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। कभी अगर ट्यूशन में जाते हो तो आपने पढ़ा होगा, उसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? हाइड्रोजन। और कैटलिस्ट लेते थे निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम। NiPdPt। क्या बोला मैंने बोलो? NiPdPt। तो निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, ऐसे। तो ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से इतना ही याद होगा, बहुत काफी धीरे धीरे हम इसको जब 2 साल पढ़ेंगे ना तो और याद होगा, बट इतना आपको याद होना चाहिए। अच्छा, बच्चे ने यहाँ कंफ्यूज हुआ था कई बार कि प्लैटिनम ऊपर था कि प्लैटिनम ऊपर था, तो दोनों महंगी चीजें साथ साथ हैं। देखो, प्लैटिनम भी महंगा आता है, दोनों महंगी चीजें साथ साथ, कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखो, ये नंबर 54 लिखा है, तो इसका नंबर क्या होगा? 55, 56। यहाँ पे नंबर कितना आएगा? 57। 57 के बाद यहाँ आता है 58। 58 यहाँ पर आता है, तो 58 से 14 जोड़ दो, 71। फिर 71 से 72 वापस यहाँ पर, फिर कहानी चलती जाती है, ठीक है। वहाँ 86 है, 87, 88, 89, 90, 103, 104। तो ये पीरियोडिक टेबल जो मैंने बनाया है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसको बना लीजिए और हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे चीजों को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हाँ, हो गए? लिख लो भाई, फिर क्या लिखोगे क्या लिखोगे तुमको ही पता है, हमको ही पता है। लिख लेगा ईमानदारी से। तुम सिंगल है इसका मतलब? फिर ठीक है, फिर तुम तो भरोसा कर सकते हो। सर इस क्लास में कोई नहीं करता। हाँ, तो और अच्छी बात है। अरे हम लिख लेंगे, काम नहीं है।